अध्याय 11 रुकावा कैडे का सदमा। साइडलाइन पर खड़े खिलाड़ी भी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने कहा कि वह सभी पोजीशन पर खेल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। पास ही खड़े साकुरागी हानामिची तुरंत नाखुश दिखे, उनके होंठ तिरस्कार भरी मुस्कान में बदल गए। इस बदबूदार लोमड़ी में ऐसा क्या खास है? ये प्रतिभाशाली तो बास्केटबॉल टीम का भावी कप्तान बनने वाला है। रुकावा कायदे ने अपने आसपास के शोरगुल को नज़रअंदाज किया और चुपचाप लाइन में वापस लौट गया। जब साकुरागी हानामिची की बारी आई तो उसने अपनी पीठ सीधी की और गंभीर भाव से जोर से बोला, मेरा नाम साकुरागी हानामिची है, कक्षा 1 to 7, लंबाई 188 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। अगला। अकागी ने ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। साकुरागी हानामिची का पूरा चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया और वह दहाड़ा, गोरिल्ला, तुम इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के आत्मा परिचय को क्यों छोड़ रहे हो? तुम किसे गोरिल्ला कह रहे हो? अकागी ने उसे मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया। स्टैंड से। रुकावा कायदे की महिला प्रशंसक पहले से ही लगातार हंस रही थीं। वो लाल बालों वाली लड़की बहुत डरावनी है। कितना डरावना? अकागी ने बाईयू की ओर देखा और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अब तुम्हारी बारी है, एक्सचेंज स्टूडेंट। बाईयू शांत भाव से आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ स्पष्ट थी। कक्षा 1 to 9, बाईयू, लॉन कंट्री से, 190 सेमी लंबा, 78 किलो वजन, मेरी पसंदीदा स्थिति शूटिंग गार्ड है। वह रुका, फिर बोला, मैंने कुछ दिन पहले ही खेलना शुरू किया है। अकागी की भौहें थोड़ी हैरानी के साथ ऊपर उठ गईं। सिर्फ कुछ ही दिन? तो आपने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं खेला था? हाँ, इससे पहले मेरा इससे कोई संपर्क नहीं था। साकुरागी हानामिची ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाते हुए दिल खोलकर हंसना शुरू कर दिया। हे टिल्ड, तो तुम भी नौसिखिया हो। इस जीनियस ने तुम्हें लगभग एक अद्भुत खिलाड़ी समझ लिया था। उसके बोलने से पहले ही अकागी ने उसके सिर पर एक मुक्का मार दिया। चुप हो बदतमीज। बाईयू ने बस मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अकागी ने टीम की ओर देखते हुए कहा, अगला। शेष बचे कुछ नए छात्र एक एक करके आगे आए और सभी ने अपना परिचय पूरा किया। 5 मिनट से भी कम समय में सभी 7 नए छात्रों ने अपना परिचय पूरा कर लिया और कोर्ट के एक तरफ व्यवस्थित रूप से खड़े हो गए। जैसे ही नए छात्रों ने अपना परिचय समाप्त किया, व्यायामशाला का दरवाजा धमाके के साथ खुल गया। एक स्पष्ट, जोशीली आवाज़ सुनाई दी, क्या सभी ने शुरू कर दिया है? सभी ने आवाज़ की दिशा में देखा और उन्हें गुलाबी टी शर्ट, बेहद छोटी हॉट पैंट और सफ़ेद बेसबॉल कैप पहने एक लड़की व्यायामशाला में तेजी से चलती हुई दिखाई दी। उसके हल्के घुंघराले भूरे रंग के लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, उसके कदम दृढ़ थे, उसकी विशेषताएं नाजुक थीं और उसका व्यवहार जीवंत था जिसमें कामुकता का हल्का सा आभास था। अयाको यहाँ है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। वाह, वह कितनी खूबसूरत है। शोहोकू बास्केटबॉल टीम की मैनेजर से यही उम्मीद थी। चलते हुए अयाको ने अकागी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अकागी, मुझे देर होने के लिए माफ़ करना। अकागी ताकेनोरी ने सिर हिलाते हुए कहा, अयाको, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। कृपया औपचारिक रूप से उनका परिचय कराने में मेरी मदद करो। अयाको टीम के सामने खड़ी थी और नए खिलाड़ियों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं इनोय अयाको हूँ, शोहोकू बास्केटबॉल टीम की मैनेजर। अगर आपको ट्रेनिंग शेड्यूल, व्यवस्था या मैच की सूचनाओं के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे परेशान करने से मत डरो, मैं सिर्फ एक दिखावटी मैनेजर नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना टिल्डर। उसने आंख मारी। फिर उसकी नज़र नए छात्रों पर पड़ी और उसने सामने की पंक्ति में बैठे कुछ चेहरों को तुरंत पहचान लिया। ओह, रुकावा कायदे, तुम लंबी हो गई हो, है ना? मैंने तुम्हें आखिरी बार 2 साल पहले टोमियोका जूनियर हाई स्कूल में देखा था। रुकावा कायदे ने अपना शांत भाव बनाए रखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अयाको मुस्कुराई, फिर दूसरी तरफ साकुरागी की ओर देखा। साकुरागी हानामिची, बुरा नहीं है। साकुरागी हानामिची की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से उछलने ही वाला था। तुम भी मुझे जानते हो? बिल्कुल, अयाको ने शरारती अंदाज में कहा। हम सब ने देखा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था जब तुमने कैप्टन अकागी को एक मुकाबले के लिए चुनौती दी थी। तुम वाकई बहुत प्रभावशाली थे टिल्ड। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। जैसे ही वह बोल रही थी, अकागी ताकेनोरी के शॉर्ट्स को साकुरागी द्वारा फाड़े जाने की छवि अनायास ही उसके दिमाग में कौंध गई। फिर उसकी नज़र बाईयू पर पड़ी। मैंने सुना है कि लॉन कंट्री से एक लंबा और आकर्षक एक्सचेंज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में शामिल हुआ है। वो तुम ही होगे। इसके बाद उसने बाईयू को ध्यान से देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराए। वाह, तुम वाकई बहुत हैंडसम हो टिल्ड। प्रथम वर्ष की सभी लड़कियां तुम्हारे बारे में बात कर रही हैं। बाईयू थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपना सिर खुजलाने लगा। नमस्कार, सीनियर अयाको।
आप काफ़ी विनम्र हैं, है ना? इसी क्षण अकागी ताकेनोरी ने अचानक कहा, ठीक है, अयाको, ये दोनों नौसिखिए जिन्होंने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेला है, उन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलते समय उन्होंने अपना हाथ उठाया और बाईयू और साकुरागी हानामिची की ओर इशारा किया। अयाको, तुम इन्हें बुनियादी अभ्यास के लिए ले जाओ। बाकी सब लोग इकट्ठा हो जाओ। साकुरागी हानामिची तुरंत उछल पड़ा, अपनी ओर इशारा करते हुए जोर जोर से विरोध करने लगा। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति आधिकारिक प्रशिक्षण में भाग क्यों नहीं ले सकता? ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी शोहोकू बास्केटबॉल टीम का भावी कप्तान बनने वाला है। अकागी ने शांत भाव से कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। पहले बुनियादी बातों में महारत हासिल करो। क्या कहा आपने? एक और शब्द बोला तो जिम के 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह ... छी। साकुरागी ने उदास होकर अपनी गर्दन सिकोड़ ली, मुंह फुला लिया और कुछ नहीं कहा। इस समय बाईयू आगे बढ़ी और शांत भाव से बोली, कैप्टन अकागी, हालांकि मैं लंबे समय से बास्केटबॉल नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मैंने बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली है। मुझे अब इनका अभ्यास करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? अकागी ताकेनोरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसे ठंडी निगाहों से देखा। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, एक और अभिमानी नवागंतुक, बिल्कुल उस साकुरागी लड़के की तरह है। उन्होंने अमित्रतापूर्ण लहजे में कहा, क्या ऐसा है? तो फिर अपनी तथाकथित निपुणता का प्रदर्शन करो। बाईयू ने और कुछ नहीं कहा, बस एक तरफ चली गई और बास्केटबॉल से भरी एक ठेलागाड़ी निकाल ली। सभी लोग अचंभित थे और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि वह 3 पॉइंट लाइन के पार चला गया, कुशलतापूर्वक एक बार गेंद को ड्रिबल किया, कूदा और शॉट लगाया। स्विश, साफ सुथरा और सटीक, एकदम सही स्विंग। इसके तुरंत बाद उसने लगातार गोलियां चलाईं, उसकी लय पानी की तरह बहती रही। स्विश, स्विश 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 स्विश। बिना किसी झिझक के 20 से अधिक 3 पॉइंटर, सभी बिना किसी गलती के, सभी नेट में जा लगे। स्टेडियम में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तो हंगामा मच गया। हे भगवान, क्या ये सब के सब? ये किस तरह की भयावह सटीकता है? उसका फॉर्म बहुत ही शानदार है। स्टैंड में बैठे साकुरागी गैंग के सदस्य भी अचंभित रह गए। योहेई की आंखें चौड़ी हो गईं, यह एक्सचेंज स्टूडेंट साकुरागी हानामिची से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसी बीच स्टैंड के दूसरी तरफ बैठी अकागी हारुको ने सुखद आश्चर्य से ताली बजाई। वाह, कमाल है, यह एक्सचेंज स्टूडेंट, मेरे भाई की क्लास का स्तर वाकई ऊंचा उठने वाला है। उसके बगल में खड़ी योको ने पलकें झपकाईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बाईयू-कुन वाकई बहुत प्रभावशाली है, आप जानते हैं ना टिल्ड। सबसे ज्यादा सदमे में बास्केटबॉल टीम के अनुभवी सदस्य थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये सचमुच प्रथम वर्ष का छात्र है? 100% शूटिंग प्रतिशत, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ तक कि रुकावा कायदे, जिसका चेहरा आमतौर पर भावहीन रहता था, आखिरकार सदमे का एक निशान दिखाने में कामयाब रही। उस सुबह उसने बाईयू को कॉर्नर से 3 पॉइंट शॉट का अभ्यास करते देखा था। उसके पैरों की चाल बेतरतीब थी, उसकी हरकतें लड़खड़ा रही थीं, एकदम नौसिखिया। उस समय उसने उसे उसकी तकनीक के बारे में कुछ सुझाव भी दिए थे। महज कुछ ही दिनों में वह उत्तम फॉर्म, स्थिर निशानेबाजी और ईश्वरीय सटीकता कैसे हासिल कर सकता था? यह आदमी क्या वाकई में प्रतिभाशाली हो सकता है? अध्याय 12। आप कितने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं? अकागी ताकेनोरी ने भी भौहें चढ़ाते हुए आगे बढ़कर पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने कुछ ही दिन पहले बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है? बाईयू ने कंधे उचकाए, उसका लहजा इतना शांत था मानो उसने अभी अभी शूटिंग न की हो। हाँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सीखना शुरू किया है। मैंने इससे पहले कभी गेंद को छुआ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 2 सेकंड के लिए सब लोग चुप हो गए। वह तो बस कुछ ही दिनों से अभ्यास कर रहा है। नहीं तो क्या हमने इतने समय तक जो अभ्यास किया वह व्यर्थ ही था? जीवन के प्रति संदेह से भरी खामोशी वातावरण में छा गई। बहुत समय बाद अकागी ने आखिरकार अपना गला साफ किया, उसके चेहरे पर जटिलता का भाव था और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें बुनियादी अभ्यास की जरूरत नहीं है। जाओ, वहां इकट्ठा हो जाओ। बाईयू ने सिर हिलाया और शांति से टीम में शामिल हो गई। साकुरागी हानामिची तुरंत भड़क उठा, उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। वह प्रशिक्षण शिविर में जा सकता है, लेकिन इस प्रतिभाशाली को यहाँ बुनियादी बातों का अभ्यास क्यों करना पड़ता है? अकागी का चेहरा भावहीन था। अगर तुम 20 में से 20 शॉट सही लगा सकते हो तो मैं तुम्हें भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने दूंगा। ओह, साकुरागी का मुंह खुला रह गया। वह काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने दांत भींचता रहा, मानो उसकी आंखों में आंसू आ गए हों। आखिर कैसे सिर्फ मुझे ही बुनियादी बातों का अभ्यास करना पड़ रहा है?
अयाको, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। साकुरागी हानामिची को परेशान होते देख वह जल्दी से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। चलो, मेरे पीछे आओ। साकुरागी हानामिची को अयाको जबरदस्ती एक कोने में ले गई ताकि वह बुनियादी बातों का अभ्यास कर सके। तभी व्यायामशाला का दरवाजा चरमराते हुए खुला और सफ़ेद बालों, चश्मे और गोल-मटोल शरीर वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। उन्होंने ढीले ढाले स्पोर्ट्सवियर पहने हुए थे, वे जल्दबाजी में नहीं थे, उनकी चाल धीमी और आरामदेह थी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान थी। जैसे ही वह जिम में दाखिल हुआ, बूढ़े आदमी की निगाहें एक चमकदार लाल रंग पर टिक गईं। जिम के एक कोने में लाल बालों वाला एक किशोर अपना सिर नीचे करके बेसिक ड्रिबलिंग का अभ्यास कर रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, तुम कौन हो? और तुम्हारे बालों का क्या हाल है? साकुरागी हानामिची ने यह सुना और तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई। वह निडर होकर सफ़ेद बालों वाले मोटे ताज़े बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और अपना हाथ बढ़ाकर उसका पेट सहलाते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम मेरे बालों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पेट तो इतना लचीला है, फूलता फूलता है जैसे रुई का गोला। पफ। पास ही खड़ी या को लगभग हंस पड़ी और बाकी सभी लोग भी अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष करते दिखे। अकागी ताकेनोरी का चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़कर आया और साकुरागी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा, तुम क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और सफ़ेद बालों वाले गोलमटोल बूढ़े व्यक्ति को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, कोच एंजाई, आप आ गए। साकुरागी हानामिची ने अपना सिर पकड़ लिया और हैरानी से बोला, कोच, आप शोहोकू बास्केटबॉल टीम के कोच हैं? हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं तो प्रतिभाशाली बास्केटबॉल खिलाड़ी साकुरागी हानामिची हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अकागी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और घसीटकर दूर ले गया। अयाको, अकागी ने दांत पीसते हुए कहा, इस आदमी पर नज़र रखो, इसे और कोई गड़बड़ करने मत दो। छी, ठीक है टिल्ड। इसी बीच अकागी ने व्यक्तिगत रूप से कोच अंजाई को वरिष्ठ और कनिष्ठ प्रशिक्षण टीमों के बीच मार्गदर्शन किया। इस क्षण धीरे धीरे पूरे जिम में सन्नाटा छा गया। कोच अंजाई ने अपने चश्मे को ऊपर किया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग यहाँ हैं। बायू दूर से ये सब देख रहा था, उसका दिल बेचैन हो रहा था। ये थे मित्सुयोशी एंजाई, शोहोकू बास्केटबॉल टीम की आत्मा। मूल रचना में वह शांत और बुद्धिमान थे, शोहोकू के सच्चे स्तंभों में से एक। अकागी कोच एंजाई के पास गए और झुककर प्रणाम करते हुए बताया, कोच जी, ये इस साल के पहले वर्ष के रंगरूट हैं। मैंने पहले ही इनसे अपना परिचय करवा लिया है और जिन लोगों में बुनियादी कौशल हैं, उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना शुरू कर दिया है। कोच एंजाई मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, तुमने बहुत मेहनत की है, अकागी। जब वह बोल रहा था, उसकी निगाहें धीरे धीरे एक पंक्ति में खड़े प्रथम वर्ष के खिलाड़ियों पर घूमी और रुकावा कायदे और बायू पर 2 अतिरिक्त सेकंड के लिए ठहर गईं। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक दिखाई दी। इस साल कई दिलचस्प नए चेहरे देखने को मिले हैं। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, उनकी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। तो चलिए प्रथम वर्ष के छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच एक आंतरिक अभ्यास मैच आयोजित करते हैं। जिम में तुरंत ही एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दर्शक दीर्घा में तुरंत ही जोरदार उत्साह का माहौल छा गया। अरे, क्या प्रथम वर्ष के छात्रों को वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ खेलने दिया जाए? क्या यह उनके कौशल का परीक्षण करने के लिए है? ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। रुकावा कायदे, बायू और वह लाल बालों वाली साकुरागी, क्या वे सब खेल रहे हैं? अरे बाप रे, लगता है ये लोग कुचल जाएंगे, है ना? कोच अंजाई ने और कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे साइडलाइन की ओर चले गए और उपकरण कक्ष से एक फोल्डिंग कुर्सी खींचकर बाहर ले आए। उसने कुर्सी से धूल झाड़ी, बैठ गया, अपने हाथों को अपने गोल पेट पर टिकाया और कोर्ट के केंद्र की ओर देखते हुए मुस्कुराया। अकागी ताकेनोरी ने बिना किसी संदेह के तुरंत टीमों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कोगुरे, काकुडा, यासुदा, शिओजाकी, तुम सब मेरी टीम में हो। नए खिलाड़ियों के लिए रुकावा कायदे, बायू और उन्होंने खिलाड़ियों की सूची पर नजर डाली और 3 और प्रथम वर्ष के खिलाड़ियों का नाम लिया, कुवाटा, इशी, सासाओका, सातोशी, आप पांचों एक समूह हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, साकुरागी हानामिची तुरंत अयाको के पीछे से निकलकर उत्साह से हाथ उठाते हुए बोला, मैं भी। अकागी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले बुनियादी बातों में महारत हासिल करो। साकुरागी का चेहरा पल भर में बदल गया और अयाको उसे खींचकर ले गई। वह लगभग रोने ही वाला था और चिल्ला रहा था, ये प्रतिभाशाली भी खेल सकता है। कोर्ट का माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया और खिलाड़ी मिड कोर्ट लाइन के दोनों ओर अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुके थे।
अकागी ताकेनोरी ने गंभीर चेहरे के साथ दरबार का जायजा लिया और रणनीति बताने लगे। मैं रुकावा कायदे पर नज़र रखूंगा। वह तेज है, हम उसे आसानी से अंदर नहीं आने दे सकते। कोगुरे, बायू को मार्क करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसका 3 पॉइंट शॉट सटीक है, उसे कोई भी खुला मौका मत देना। काकुडा, जाओ कुवाटा की रक्षा करो, उसे बास्केट के नीचे गेंद न लेने दो। यासुदा, शिओजाकी, आप लोग बाहरी डबल टीमिंग पर ध्यान दें, खेल की गति को नियंत्रित करें और उन्हें हमारी संरचना को बाधित न करने दें। मैं रिबाउंड्स लूंगा, तुम बस बॉक्स आउट करो। समझा? सभी ने एकमत होकर प्रतिक्रिया दी और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दूसरी ओर प्रथम वर्ष के नवागंतुकों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, वे ध्यानपूर्वक आगे की ओर देख रहे थे। जंप बॉल शुरू हुई। प्रथम वर्ष के छात्रों ने रुकावा कायदे को भेजा और वरिष्ठ छात्रों ने स्वाभाविक रूप से अकागी ताकेनोरी को आगे आने के लिए कहा। सीटी बजी। बीप। दोनों खिलाड़ी लगभग एक साथ उछले, उनकी आकृतियां दो विशालकाय जानवरों की तरह आकाश की ओर उड़ती हुई प्रतीत हुईं। हवा में टकराते हुए अकागी, हालांकि लंबाई में एक सिर अधिक था, ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि रुकावा कायदे का हवा में रहने का समय उसके अपने समय के बराबर था। इस आदमी की कूदने की क्षमता, यह आसान नहीं है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, थप्पड़। रुकावा कायदे की उंगलियों ने गेंद को सटीक रूप से छुआ और एक कदम आगे बढ़कर गेंद को अपनी टीम की दिशा में मार गिराया। लेकिन इससे पहले कि प्रथम वर्ष के छात्र प्रतिक्रिया कर पाते, कोगुरे ने गेंद की दिशा का अनुमान लगा लिया था, तेजी से खुद को गेंद के रास्ते में डाल दिया और उसे रोक लिया। अधिकार वरिष्ठ छात्रों के पास है। दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया। दो प्रथम वर्ष के खिलाड़ी तुरंत आगे बढ़े और डबल टीम करने का प्रयास किया। कोगुरे ने बिना जल्दबाजी किए एक बाउंस पास दिया, जिससे गेंद परिधि पर मौजूद यासुदा के पास पहुंच गई। यासुदा को गेंद मिली, लेकिन बाययू ने तुरंत उसे घेर लिया। घबराहट में उसने गेंद अकागी की ओर उछाल दी। इस पल एक काली परछाई बिजली की तरह चमकी। थप्पड़। रुकावा कायदे ने हवा में ही गेंद को सफलतापूर्वक छीन लिया। शानदार। दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही रुकावा कायदे जवाबी हमला करने ही वाली थी, अचानक एक काली छाया ने उस पर झपट्टा मारा। टकराना। काकुडा समय पर रुक नहीं सका और उससे सीधे टकरा गया। बीप। सीटी की तेज आवाज सुनाई दी और रेफरी ने जोर से चिल्लाया। 9वें सीनियर खिलाड़ी काकुडा, रक्षात्मक फाउल। रुकवा कायदे गिरने के बाद तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने कपड़ों को थपथपाया, उसका चेहरा अभी भी शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। फ्री थ्रो लाइन की ओर चलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और शॉट लगाया, उसकी गति एकदम साफ और सटीक थी। स्विश। पहला शॉट एकदम सटीक था। अदालत के एक तरफ से सामूहिक रूप से सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दूसरी गेंद को शॉट किया, जिसका चाप किसी पेंटिंग की तरह सुंदर था। स्विश। ये फिर से अंदर चला गया। स्कोर 2-0। नवागंतुक टीम आगे है। अध्याय 13। क्या ये सचमुच पहली कक्षा है? गेंद पर कब्जा नए खिलाड़ियों के पास ही रहा। रुकावा कायदे ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और सिर नीचे करके पूरी एकाग्रता से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े। वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा, मानो म्यान से निकली तलवार की तरह, काकुडा और यासुदा के बीच की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए सीधे अंदर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसके सामने लोगों की एक दीवार खड़ी हो गई। अकागी ताकेनोरी पहले ही अपनी जगह ले चुके थे और बास्केट को मजबूती से रोक रहे थे। रुकावा कायदे की निगाहें तेज हो गईं और उसने गोली चलाने का नाटक करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। अकागी ने सहज रूप से अपना हाथ रोककर बचाव किया। हालांकि रुकावा कायदे की चाल महज एक छलावा थी, उन्होंने अपनी कलाई को झटकते हुए गेंद को बाएं परिधि की ओर पास कर दिया। अगर कोई और होता तो रुकावा कायदे निश्चित रूप से पास नहीं होती, लेकिन बाययू की अद्भुत 3 पॉइंट शॉट लगाने की क्षमता को देखने के बाद उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से गेंद पास कर दी। 3 पॉइंट लाइन के पार बाययू खुले मैदान में दौड़कर पहुंची और एक ही झटके में दोनों हाथों से गेंद को पकड़ लिया। कूदना, गोली मार, स्विश। बास्केटबॉल ने बिल्कुल सटीक चाप बनाया और नेट में जा घुसी। स्कोर 5-0। दर्शक दीर्घा से एक सिसकी भरी आवाज निकली। वाह, वह पास तो शानदार था। बाययू नाम का वह नया छात्र 3 पॉइंट शॉट्स में अविश्वसनीय रूप से सटीक है। हारुको और उसकी दो करीबी दोस्तों के साथ स्टैंड की पहली पंक्ति में बैठी येजी के गालों पर गर्व की लाली थी। हे, मैंने तुमसे कहा था ना, बाययू-कुन वाकई कमाल का है। टिल्ड। हारुको ने रुकावा कायदे को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। इस साल के नए छात्रों में वाकई प्रतिभा है। उसके बगल में बैठी दोनों लड़कियां भी फुसफुसा रही थीं। वाह, रुकावा कायदे और बाययू कितनी खूबसूरत जोड़ी हैं। टीम के भीतर खेला जाने वाला यह मैच असली मैच से भी ज़्यादा रोमांचक है। स्वामित्व बदल गया।
सीनियर खिलाड़ियों की तरफ से यासुदा ने गेंद को आगे की ओर ड्रिबल किया। उसने गेंद को बास्केट के नीचे खड़े अकागी की ओर स्थिर गति से पास किया। उनकी लंबी कदकाठी और स्थिर कदमों की चाल धीमी गति से आगे बढ़ते हुए टैंक की तरह थी, जिसने तुरंत ही नए खिलाड़ियों की तरफ के माहौल में तनाव पैदा कर दिया। रुकावा काइडे ने बिना किसी झिझक के बचाव के लिए आगे कदम बढ़ाया। बास्केट के नीचे दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। अकागी ने अचानक जोर लगाया, अपने पैर जमाए और ऊंची छलांग लगाए। रुकावा काइडे भी तुरंत उछल पड़े, उनका ब्लॉक बिल्कुल सही समय पर था। लेकिन अंततः कद और ताकत में अंतर स्पष्ट हो गया। धड़ाम, एक धीमी सी आवाज के साथ बास्केटबॉल जोरदार तरीके से होप में जा टकराए। एक जोरदार डंक जिसने नेट को हिलाकर रख दिया। बहुत खूब। दर्शक दीर्घा में तुरंत ही उत्साह का विस्फोट हो गया। अकागी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए नीचे उतरा। जाग जाओ तुम सब, ये नौसिखिए बदमाश कोई खास नहीं है। अकागी द्वारा बुरी तरह हराए गए रुकावा काइडे की आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं, उनमें अवज्ञा और लड़ने की प्रबल भावना झलकने लगी। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। उसने दांत पीसते हुए तेजी से गेंद को आगे की ओर धकेला। हवा की तरह फुर्ती से ड्रिबल करते हुए वह पलक झपकते ही काकुडा और यासुदा को पीछे छोड़ते हुए सीधे बास्केट की ओर बढ़ गया। उसी समय बायू ने चतुराई से परिधि पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली, कोगुरे को पीछे धकेल दिया और एक खुला स्थान बना लिया। पास देने का एक शानदार मौका, लेकिन रुकावा काइडे को शायद इसका एहसास नहीं हुआ और वह गाड़ी चलाकर अंदर चली गई। वह अपने ही अंदाज में उस पोस्टर डंक का जवाब देना चाहता था। एक कदम, दो कदम, कूदो। वह अपने दाहिने हाथ में गेंद लिए हवा में उछला, एक हाथ से स्लैम डंक लगाने के लिए तैयार था। धमाका। अगले ही पल एक और भी लंबा व्यक्ति उछल पड़ा, जिसकी छाया आकाश की तरह फैल गई। स्मैक। अकागी ताकेनोरी ने हवा में ही गेंद को सीधे दूर मार दिया। एक अद्भुत ब्लॉक, साफ सुथरा, निर्णायक और निर्मम। बहुत खूब। स्टेडियम में पल भर में धमाका हो गया। वह बहुत ताकतवर है। अकागी सेनपाई का दांव बहुत ही जबरदस्त था। ये शोहोकू का केंद्र है। अकागी दहाड़ते हुए नीचे उतरा। आप सभी लोग खुद को संभालो। काकुडा, यासुदा और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी लड़ने की भावना फिर से जागृत हुई और वे बचाव के लिए तेजी से पीछे हट गए। दूसरी ओर रुकी हुई बास्केटबॉल तेजी से नीचे गिर रही थी। बायू और कोगुरे लगभग एक साथ ही रवाना हुए और लैंडिंग स्पॉट की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लाल और सफ़ेद रंग की एक आकृति आपस में टकराती हुई प्रतीत होती है। अंततः अधिक अनुभवी कोगुरे आधा कदम तेज साबित हुए और उन्होंने गेंद छीन ली। फिर वह बायू को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि बायू की रक्षात्मक क्षमता में कोई सिस्टम बोनस नहीं था, इसलिए वह कोगुरे का मुकाबला नहीं कर सका। रुकावा काइडे बचाव में मदद करने के लिए तुरंत पीछे हट गई, लेकिन कोगुरे पूरी तरह से तैयार था। आगे बढ़ते हुए उसने चतुराई से गेंद उछाली और वह ठीक अकागी के हाथों में जा गिरी। अकागी तुरंत उछल पड़ी। धमाका। एक और जोरदार डंक, जिससे बैकबोर्ड हिल गया। स्कोर 5-6। वरिष्ठ खिलाड़ियों की टीम ने बढ़त हासिल कर ली। दर्शक दीर्घा से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। वरिष्ठ छात्रों की टीम ने आखिरकार बराबरी कर ली। कितना रोमांचक है। क्या ये वाकई सिर्फ एक अभ्यास मैच है? ये तो वाकई एक असली मैच के स्तर का है। खेल जारी रहा। गेंद बायू के हाथों में जा गिरी। कोगुरे तुरंत दौड़कर आए और मजबूती से बचाव करने लगे। बायू शांत रहा, उसके पैर मजबूती से जमे हुए थे। वह मुड़ा और पीछे की ओर झुक गया, उसका शरीर चट्टान की तरह मजबूत था। बास्केट की ओर पीट करके क्रॉसओवर ड्रिबल। अपने दाहिने हाथ से एक नकली पास, बाएं हाथ से एक नीचा ड्रिबल, फिर दाहिने हाथ से एक फ्लिक। धड़ाम, स्मैक, धड़ाम। गेंद की आवाज ढोल की थाप जितनी तेज थी, उसका शरीर हवा में हिलती हुई विलो की शाखा की तरह लहरा रहा था। कोगुरे से विचलित हो गए और उनकी रक्षा पंक्ति का एक कोना तुरंत खुल गया। बायू तेजी से 3 पॉइंट लाइन के पार खाली जगह में पहुंची और पूरी गति के साथ शॉट लगाया। स्विश। गेंद नेट में जा लगी, एकदम सटीक शॉट। स्कोर फिर से पलट गया। दर्शक दीर्घा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। वो ड्रिबलिंग तो कमाल की है। वह अपने 3 पॉइंट शॉट्स में इतना कंसिस्टेंट कैसे है? दूसरी ओर रुकावा काइडे ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अकागी ने उसे हमेशा मजबूती से रोके रखा। लगातार 2 लेअप शॉट्स में दखलंदाजी के बाद रुकावा काइडे आखिरकार शांत हो गईं। अपनी तीसरी ड्राइव पर उसने अचानक दिशा बदल दी और पीछे हटते हुए गेंद को बाहर पास कर दिया। बायू ओपन ने गेंद पकड़ ली। एक और हिट। स्विश। रुकावा काइडे की भौहें थोड़ी उठीं और उन्होंने बायू की ओर देखा, मानो अंततः अपने साथी खिलाड़ी को स्वीकार कर लिया हो।
अगले कुछ राउंड में वह धीरे धीरे बाईयू पर भरोसा करने लगा। जब भी उस पर 2 खिलाड़ियों द्वारा हमला किया जाता, वह तुरंत परिधि पर बाईयू को ढूंढने लगता। वरिष्ठ खिलाड़ियों की परिधि रक्षा पंक्ति बार बार टूटती रही और अंततः अकागी दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। काकुडा, तुम रिबाउंड के लिए बॉक्स आउट करो, मैं बाईयू की रक्षा करूंगा। काकुडा चौंक गया, फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया। अकागी स्वयं परिधि तक चलकर गए और सीधे बाईयू का सामना किया। ये देखकर भी बाईयू ने अपने सिग्नेचर बैक टू बास्केट क्रॉसओवर ड्रिबल का इस्तेमाल किया। धड़ाम, स्मैक, धड़ाम। लेकिन अकागी वास्तव में शोहोकू की रीढ़ की हड्डी था। उसकी प्रतिक्रियाएं बेहद तेज थीं। वह हर चाल का सटीक अनुमान लगा लेता था और जरा भी ढील नहीं देता था। बाईयू ने जबरदस्ती शॉट लगाया। स्मैक, एक जोरदार प्रहार हुआ और गेंद को जोरदार तरीके से दूर फेंक दिया गया। रुकावा कायदे की नज़रें और हाथ दोनों ही फुर्तीले थे। उन्होंने गेंद के उछलने से पहले ही तेजी से डाइव लगाई और उसे लपक लिया। पलक झपकते ही वह उछला और हवा में ही दोनों हाथों से डंक मार दिया। टकराना, रुकावा कायदे ने अपना बदला ले लिया। स्कोर काफ़ी करीबी रहा, लेकिन बाईयू ने निराशा का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने गहरी सांस ली, अपनी मुद्रा को ठीक किया और उसकी आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं। तो चलिए कोशिश करते हैं, उस सारी शक्ति का जो सिस्टम ने मुझे दी है। अगले आक्रमण पर अकागी ने एक बार फिर कड़ा बचाव किया। बाईयू ने अचानक एक फ्रंट क्रॉसओवर सटेप लिया और अचानक गेंद को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। बायां हाथ, लय, गति, शूटिंग का कोण, सब कुछ पहले से अलग था। अकागी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने सहज रूप से एक तरफ खिसकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाईयू अचानक उछल पड़ी और पीछे की ओर झुक गई। कौशल सक्रिय, फेडअवे 3 पॉइंटर, स्विश, बैंक शॉट, अंदर। इस बार तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से 3 पॉइंटर शॉट लगाया। क्या? अकागी की भौहें तेजी से फड़क उठीं। वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। काकुडा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वो अपने बाएं हाथ से भी इतना सटीक निशाना लगा सकता है? कोगुरे के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। इसे रोकना असंभव है। उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दर्शक दीर्घा में बैठी येजी की आंखें चमक उठीं और वह रोमांच से भरकर अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। अया को हौंफने लगी। यह आदमी कैसे प्रशिक्षण लेता है? कोच अंजाई ने धीरे से अपने चश्मे को ऊपर किया। उनकी निगाहें बाईयू के बेहद मानक फेडवे शॉट पर टिकी हुई थीं, लेकिन किसी कारणवश उनके दिमाग में एक परिचित आकृति उभर आई। ये शूटिंग का तरीका कुछ हद तक उनके जैसा ही है। कोर्ट पर बाईयू पूरी तरह से जोश में थी। अध्याय 14, अंत में खोया हुआ। पास प्राप्त करता है, बास्केट की ओर पीट करके दिशा बदलता है। कौशल सक्रिय, बास्केट की ओर पीट करके क्रॉसओवर ड्रिबल, कोगुरे को धोखा देता है। चरण, पार्श्व बहाव, कौशल सक्रिय, पार्श्व बहाव 3 बिंदु, स्विश। एक और आ गया। रुकावा कायदे और वह एक दूसरे के साथ अधिकाधिक तालमेल बिठा रहे थे। कभी कभी बाईयू द्वारा दोहरी टीम को चकमा देकर आगे बढ़ने के बाद उसके हाथ के एक इशारे से रुकावा कायदे को स्कोर करने के लिए अंदर की ओर कट शॉट लगाने का मौका मिल जाता था। कई बार रुकावा कायदे ध्यान आकर्षित करने के लिए गेंद को अपने पास रखती, फिर अचानक उसे वापस पास कर देती और बाईयू बाहर से उछलकर शॉट लगा देती। स्विश, स्विश। 3-3 अंकों की बारिश हो रही थी, जिससे पूरा कोर्ट हिल रहा था। बीप, सीटी बजने के साथ ही पहला क्वार्टर समाप्त हो गया। आधा समय, स्कोर 30-15 पर निर्धारित किया गया था। प्रथम वर्ष के छात्रों की टीम पूरे 15 अंकों से आगे थी। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया, फिर जोरदार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। बाईयू बहुत शक्तिशाली है। वह तो मानो 3 पॉइंट हार्वेस्टिंग मशीन है। रुकावा कायदे के साथ उनका सहयोग वरिष्ठ छात्रों की रणनीति से भी अधिक तर्कसंगत है। अकागी ताकेनोरी पसीने से भीग गया था। बाईयू के शांत चेहरे को देखकर उसका दिल बेचैन हो रहा था। शुरुआत में तो मैं उसे रोक सकता था, लेकिन फिर वो फेडवे, वो ड्रिफ्ट और साथ ही उसके अजीबोगरीब बेतरतीब बाएं और दाएं हाथ के शॉट। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस नौसिखिए का 3 पॉइंट शॉट इतना सटीक है कि इसका बचाव करना नामुमकिन है। असल में वह रुकावा कायदे से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये लड़का सचमुच केवल कुछ दिनों से ही अभ्यास कर रहा है? बाईयू लाउंज एरिया में बैठा था, धीरे से सांस छोड़ रहा था और अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि यद्यपि उसकी वर्तमान सिस्टम पैनल रेटिंग केवल बी थी, लेकिन बाएं हाथ की महारत, प्रतिभा और कौशल बोनस की एक श्रृंखला के साथ उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता विशेषता मूल्यों द्वारा सुझाई गई क्षमता से कहीं अधिक थी। वह आज के अभ्यास मैच के परिणामों से पहले ही काफी संतुष्ट थे। हालांकि इस बार बात वास्तव में उसकी ताकत की नहीं थी।
इसका मुख्य कारण ये था कि विपक्षी टीम में केवल अकागी ताकेनोरी ही जी जान से कोशिश कर रहा था, जिसे उसके 3 पॉइंट शॉट्स को रोकना और रुकावा कायदे के हमलों को ब्लॉक करना पड़ रहा था, जिससे उसे लगातार शॉट लगाने का मौका मिल रहा था। वह जानता था कि एक बार जब अकागी ताकेनोरी अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर लेगा और उसकी सभी आक्रामक लय और तकनीकों से परिचित हो जाएगा, तो उसके लिए फिर से आसानी से शॉट लगाना मुश्किल होगा। यह बास्केटबॉल है, व्यक्तिगत क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन सहयोग और रणनीति ही अंतिम जीत की कुंजी हैं। तभी अचानक एक चीख ने उस क्षणिक शांति को भंग कर दिया। अरे अरे अरे, ये प्रतिभाशाली भी खेलना चाहता है। तुम उन दोनों को सारी वाहवाही नहीं लेने दे सकते। साकुरागी हानामिची मुट्ठी लहराते हुए किनारे की ओर दौड़ा, उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। अकागी ताकेनोरी ने भौहें चढ़ा लीं, मानो उसे डांटने ही वाली थी। बाइयू ने अचानक पेट ढांकते हुए कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी कमजोर थी। ओह, मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, इसलिए साकुरागी हानामिची को मेरी जगह लेने दो। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अकागी ने बाइयू को संदेह भरी नज़रों से देखा लेकिन जोर नहीं दिया, सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है साकुरागी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ। साकुरागी हानामिची तुरंत उछल पड़ी और उत्साह से बाइयू को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। एक्सचेंज स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बाइयू ने हल्की सी मुस्कान दी। दरअसल वह वास्तव में अदालत छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था अगर वह और रुकावा कायदे मिलकर काम करते रहे तो अकागी को मुकाबला करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और 2 के मुकाबले 1 की स्थिति उसके लिए बहुत ही प्रतिकूल होगी। यदि अंततः मैच में वरिष्ठ खिलाड़ियों की टीम को नए खिलाड़ियों से हार का सामना करना पड़ा तो इससे टीम के मनोबल पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इसके बजाय सही समय पर पीछे हट जाना और स्थिति को सामान्य होने देना बेहतर था। खैर, भविष्य में सभी साथी खिलाड़ी होंगे और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। बाइयू ने शौचालय जाने का बहाना किया, इधर उधर घूमी और स्टैंड में येजी के बगल में बैठ गई। येजी बेसब्री से बाइयू की तलाश कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह तुरंत मुस्कुराए और उसका हाथ थाम लिया। अभी तो तुम कमाल के थे। तुम तो मानो एक आउटडोर किलर हो। बिल्कुल नहीं, बाइयू ने मुस्कुराते हुए और अपनी उंगलियों को दबाते हुए कहा, अगर अकागी सेनपाई को रुकावा ने बांधा न होता तो मुझे इतने सारे खुले मौके न मिलते। येजी ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया, उसकी मुस्कान फूल की तरह सुंदर थी। आगे की पंक्ति में बैठी हारुको और उसकी सबसे अच्छी सहेलियां भी मुड़कर उन्हें देखने लगीं, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वाह बाइयू-कुन, तुम बहुत अद्भुत हो, और तुम्हारा निशाना कितना सटीक है। अभी अभी तुमने जो 3 पॉइंटर मारे, उन्हें देखकर मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए। येजी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत बढ़िया है। येजी तुरंत शर्मा गई और धीमी आवाज में सुधार करते हुए बोली, नहीं नहीं, वह नहीं है। लेकिन बाइयू मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। इसी बीच कोर्ट पर खेल जारी रहा। साकुरागी हानामिची के शामिल होने के साथ ही नौसिखियों की टीम की लय तुरंत काफ़ी अव्यवस्थित हो गई। साकुरागी के खेल में आते ही वह चिल्लाया, मुझे पास दो, जल्दी मुझे पास दो, मैं डंक मारने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने न केवल रुकावा कायदे को गेंद पास नहीं की, बल्कि अक्सर ड्रिबलिंग के दौरान गेंद को गंवाया और बेतरतीब डंक भी मारे। रुकावा कायदे भावहीन था, बहस करने में बहुत आलसी था और चुपचाप अपनी जगह की ओर दौड़ गया। हालांकि इस तरह की घटनाओं के चलते नौसिखियों की टीम की लय पूरी तरह से बिगड़ गई और वरिष्ठ खिलाड़ियों ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में खेल की लय धीरे धीरे अकागी के नियंत्रण में आ गई। अकागी ने पेंट एरिया में कहर बरपाया, कोगुरे का संगठन रेशम की तरह सहज था और काकुडा और अन्य खिलाड़ियों ने भी अपनी फॉर्म वापस पा ली। अंततः स्कोर इस प्रकार निर्धारित किया गया, 50-68 से वरिष्ठ छात्रों ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। सीटी बजी और स्टैंड से एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोग खेल के परिणाम को पहले ही भूल चुके थे, उन्हें केवल ड्रैगन कंट्री के उस एक्सचेंज छात्र की याद थी जिसने 3 पॉइंटर्स की एक श्रृंखला के साथ पूरे स्टेडियम का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। खेल खत्म होने के बाद अकागी ने सभी को फिर से इकट्ठा होने के लिए बुलाया, लेकिन कोर्ट के चारों ओर देखते हुए अकागी ने भौहें चढ़ा लीं। वो बच्चा बाइयू कहाँ है? क्या वो शौचालय में गिर गया और बाहर नहीं निकल पा रहा? पंजीकरण फॉर्म भरते समय अयाको ने अपना हाथ उठाया और स्टैंड की ओर इशारा किया। देखो, वो वहाँ एक लड़की के साथ अंतरंग हो रहा है। सभी ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया। उन्होंने बाइयू को स्टैंड में सबसे आगे वाली सीट पर येजी के बगल में बैठे देखा। दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, उनका हाव भाव अंतरंग था। अकागी वहीं पर अवाक रह गई
और साकुरागी गिरोह के कई सदस्यों ने भी सीटी बजाए और जयकारे लगाए। सबकी निगाहें उस पर टिकी होने के कारण बायू को आखिरकार एहसास हुआ। वह जल्दी से उठा और कोर्ट के बीच में वापस भागा, अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए, थोड़ा शर्मिंदा सा मुस्कुराते हुए दिखाई दिया। ओह, मैंने गलती से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अकागी का चेहरा लोहे की तरह सख्त था, मानो वह उसे डांटने ही वाली हो। हालांकि कोच अंजाई धीरे धीरे खड़े हुए, अपनी पतलून पर पड़ी सिलवटों को थपथपाया। उनकी आंखें यादों और चिंतन से भरी हुई थीं। उसने कोर्ट का जायजा लेते हुए मुस्कुराया। ठीक है, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। सभी ने कड़ी मेहनत की, कृपया भविष्य में भी ऐसा ही करते रहें। हाँ, टीम के सदस्यों ने एकमत होकर जवाब दिया। कोच अंजाई स्थिर और धीमी गति से निकास द्वार की ओर बढ़े, मानो कोई बूढ़ा व्यक्ति इत्मीनान से टहलने निकला हो। लेकिन उसका दिल पहले से ही बेचैन था। वह बायू, उसकी लय, फुटवर्क और 3 पॉइंट शॉट पर कलाई की फुर्ती बहुत ही सटीक है। अगर उसने जूनियर हाई स्कूल में ही औपचारिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया होता तो शायद अब। उसने अपने चश्मे को ऊपर किया, फिर रुकावा कायदे की कई विस्फोटक उपलब्धियों के बारे में सोचा। अगर इन दोनों का ठीक से पालन पोषण किया जा सके तो शायद शोहोकू के भविष्य पर एक बार फिर से दांव लगाया जा सकता है। कोच अंजाई के जाने के बाद अकागी ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, आज के लिए बस इतना ही, सभी को छुट्टी दी जाती है। हाँ, आखिरकार यह खत्म हो गया। मेरी पैंट लगभग पूरी तरह भीग चुकी है। सभी लोग अपना सामान पैक करते हुए और जाने की तैयारी करते हुए प्रशिक्षण की तीव्रता के बारे में शिकायत कर रहे थे। तभी येजी तेजी से स्टैंड से नीचे दौड़ी, बायू के पास पहुंची और सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। अध्याय 15। क्या बायू की कोई प्रेमिका है? योको की आंखें चमक उठीं और उसके गाल लाल हो गए। बायू कुन, तुम आज वाकई कमाल के थे। सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस समय साकुरागी हानामिची भी थोड़ा झुक गई और हैरान दिख रही थी। योको, क्या तुम ताकेनोजोनो हाई स्कूल नहीं गई थीं? शोहोकू की वर्दी क्यों पहनी है? और इस बायू से तुम्हारा क्या रिश्ता है? योको का सुंदर चेहरा और भी लाल हो गया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने साहपूर्वक जोर से कहा, मैं बायू की प्रेमिका हूँ। मैंने आज ही शोहोकू में दाखिला लिया है। वाह, देखते ही देखते पूरा इलाका दंगे की चपेट में आ गया। साकुरागी गैंग की आंखें लगभग फटी रह गईं। मीतो योहेई हंसा और साकुरागी के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, हाँ, साकुरागी, तुम्हारी किस्मत बिल्कुल खराब है। धत तेरी की। साकुरागी वहीं रोने लगा। इससे पहले कि वह अपनी शिकायत जारी रख पाता, हारुको अचानक पीछे मुड़ी और उससे बोली, साकुरागी हानामिची, तुमने भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अरे हारुको, तुमने भी देखा? मुझे पता था, ये प्रतिभाशाली लड़की वाकई कमाल का प्रदर्शन कर सकती है। हा। उसकी आंखें पल भर में दिल के आकार की हो गईं और उसने वहीं पर बेतहाशा सिर हिलाया। इस क्षण बायू को कुछ याद आया और उसने अकागी और सीनियर अयाको की ओर मुड़कर देखा। ओह, कप्तान अकागी, सीनियर अयाको। योको पहले ताकेज़ोनो के बास्केटबॉल क्लब की मैनेजर थीं। अब जब उनका तबादला शोहोकू में हो गया है तो क्या वह हमारे बास्केटबॉल क्लब में शामिल हो सकती हैं? अयाको की आंखें चमक उठीं और उसने सबसे पहले जवाब दिया, ओह हाँ, मुझे सच में एक सहायक की ज़रूरत है। उपकरणों का प्रबंधन करना, आयोजन स्थलों से संपर्क करना, किनारे से हौसला बढ़ाना, प्रशिक्षण के दौरान भोजन की व्यवस्था करना, ये सब काम एक व्यक्ति के लिए वाकई बहुत व्यस्तता भरे हैं। योको ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैंने खेल चिकित्सा के कुछ बुनियादी विषयों का भी अध्ययन किया है और मैं क्लब में खिलाड़ियों की भर्ती, इवेंट रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज संग्रहण आदि में मदद कर सकता हूँ। मैं इन सभी कामों में मदद कर सकता हूँ। अकागी शुरू में कहना चाहता था, हमारे पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, लेकिन अयाको के सहयोग और योको के ईमानदार भाव को देखकर उसने आगे कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि केवल सहमति में हल्की सी आवाज़ निकाली। तो फिर अयाको, तुम उसे प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए ले जाओ। कोई बात नहीं टिल्डा। अयाको मुस्कुराए और योको का हाथ पकड़ लिया। चलिए, मैं आपको पंजीकरण फॉर्म दिखाने ले चलता हूँ। बायू, तो फिर तुम्हें साथ आने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़कियों को काम की बारीकियों पर चर्चा करनी है। ओह, अयाको ने आंख मारी, उसके चेहरे पर गपशप भरी मुस्कान थी। वैसे योको, तुम और बायू एक साथ कैसे आए? अरे ये। शर्म से योको के गाल तुरंत लाल हो गए और वह लड़खड़ाते हुए धीमी आवाज में अस्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदाए। बात बस इतनी सी है कि उसने कुछ मौकों पर मेरी मदद की थी। अरे वाह टिल्डर, इसमें तो वाकई एक कहानी छिपी है टिल्डर। अयाको ने आंटी वाली मुस्कान के साथ उसे सीधे उपकरण कक्ष की ओर खींच लिया। चलते चलते दोनों एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगे और उनकी उत्सुकता बढ़ती गई।
आसपास खड़े लड़कों ने दबदबे में होने का भाव प्रकट किया। महिला प्रबंधकों की बातचीत शायद खेल से भी ज्यादा रोमांचक होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कहानी से बाहर कर दिया गया है। इस सप्ताह शोहोकू बास्केटबॉल जिम में अक्सर एक विशेष जोड़ी दिखाई देती थी। बायू किनारे पर बैठकर पानी पी रहा था और कोर्ट पर व्यस्त लड़की को देख रहा था। वह अपनी मुस्कान छिपा नहीं पा रहा था। योको, अपने बाएं पैर से इतना चौड़ा कदम मत रखो। तुम पासिंग का अभ्यास कर रही हो, बैले का नहीं। ठीक है, इस बार मैं इसे जरूर सही करूंगा। ये कहते हुए शिमामुरा योको ने निशाना साधा और सटीक रूप से बास्केटबॉल को निर्धारित घेरे में डाल दिया। ये कैसा था? क्या ये वाला ठीक है? बायू ने सिर हिलाते हुए कहा, सुधार हुआ है। मैं अनिच्छा से ही सही इसे 60 अंक दूंगा। क्या? मैं तो पहले से ही इतनी मेहनत कर रहा था। योको ने नाखुशी से मुंह फुलाते हुए कहा, तुम भी अक्सर ट्रेनिंग में लापरवाही करते हो, बस मुझे देखते रहते हो और किनारे से हंसते रहते हो। मैं आपकी सराहना करता हूँ। योको के साथ बास्केटबॉल का अभ्यास करने के अलावा बायू कभी कभी टीम के संयुक्त प्रशिक्षण में भी भाग लेता था। उनकी 3 पॉइंट शूटिंग का प्रतिशत अभी भी चौंकाने वाला था, लेकिन वह रुकावा कायदे के साथ पास एंड कट सहयोग के आदी भी होते जा रहे थे। और योको जल्दी ही बास्केटबॉल क्लब के काम में घुल मिल गई। सीनियर अयाको, मैंने इस सप्ताह के पानी की खरीद की व्यवस्था पहले ही कर ली है और खेल की वर्दी धो दी गई है। अरे, इतनी जल्दी? योको, तुम्हारी कार्यकुशलता तो बहुत ही अधिक है। अगर तुम और भी गंभीर होते तो शायद तुम मेरी मैनेजर की पोस्ट ही छीन लेते। योको ने जीभ बाहर निकाली। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? वरिष्ठ अयाको ही असली महारानी हैं। शुक्रवार की दोपहर शोहोकू बास्केटबॉल जिम के अंदर प्रशिक्षण अभी अभी समाप्त हुआ था और सभी लोग अभी भी पसीना पोंछ रहे थे और पानी पी रहे थे। अकागी ताकेनोरी कोर्ट के बीचों बीच गए और हमेशा की तरह अपना गला साफ किया। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। खिलाड़ियों ने तुरंत अपने तौलिए और पानी की बोतलें नीचे रख दी और दौड़कर अपनी अपनी जगहों पर वापस चले गए। बायू और रुकावा कायदे ने भी अभ्यास बंद कर दिया और टीम में वापस आ गईं। अकागी ने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें स्थिर थीं और फिर बोला, अगले हफ्ते हमारा रेयोनन हाई स्कूल के खिलाफ एक आधिकारिक मैत्री मैच होगा। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, जिम में तुरंत शोर मच गया। वाह, ये तो रेयोनन है। कोच ताओका की टीम। मैंने सुना है कि वे बहुत मजबूत हैं। सैंडो, क्या सैंडो हकीरा वहाँ होगा? मैंने सुना है कि उनका सेंटर ओजुमी कैप्टन अकागी से भी लंबा है। भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी। चर्चाएं कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थीं। बायू ने भौहें उठाईं। सोचने ही वाला था कि तभी उसके कान में एक परिचित सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। डिंग। मेजबान की युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार का पता चला। उन्नत मिशन शुरू। वर्तमान लक्ष्य शोहोकू बनाम रेयोनन के मैत्रीपूर्ण मैच में 3 पॉइंटर का उपयोग करके गेम विनिंग शॉट लगाएं और टीम का कुल स्कोर 50 अंक हो। पूरा होने पर निम्न रैंक पर पदोन्नत हो। शूटिंग गार्ड लेजेंडरी रैंक। मिशन पुरस्कार, गति जोड़ 1.5, ड्रिबलिंग जोड़ 1.0, 3 पॉइंट जोड़ 1.5, स्थायी वृद्धि। कौशल को पुरस्कृत करें। 1. सटीक बैक ब्रेकर थ्रू, तेजी से 1 मीटर पीछे हटें, शूटिंग के लिए जगह बनाएं, सटीकता जोड़ 15%। 2. शानदार ब्रेकर थ्रू, तेज गति से हाथ बदलना जोड़ क्रॉसओवर जोड़ नकली चाल का संयोजन, प्रतिद्वंदी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को जबरदस्ती स्थानांतरित करता है, जिससे वह 1 सेकंड के भीतर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो जाता है। पासिंग की सफलता दर जोड़ 20%। विशेष कौशल पुरस्कार, ताई डिवाइन नीडल, प्राचीन ड्रैगन साम्राज्य की गुप्त चिकित्सा पद्धति से उत्पन्न, ये शरीर की स्वयं ठीक होने की क्षमता को सक्रिय कर सकती है, नसों को साफ कर सकती है और चोटों को ठीक कर सकती है। जोड़ों की क्षति, पुरानी चोटों का फिर से उभरना और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी खेल संबंधी चोटों में इसकी महत्वपूर्ण प्रभावकारिता है। उद्धरण चिन्ह। पौराणिक रैंक। बायू का दिल कांप उठा और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण चुनौती थी जिसे सिस्टम ने जारी किया था और साथ ही सबसे अधिक फलदायी भी। विशेष रूप से ताई दिव्य सुई पुरस्कार। कहने की जरूरत नहीं है, मित्सुई हिसाशी की पुरानी घुटने की चोट, साकुरागी हानामिची की भविष्य में होने वाली पीठ की चोट, इस क्षण से उन सभी के लिए आशा की किरण जगी थी। हालांकि इन पुरस्कारों को पाने के लिए उन्हें रेयोनन को हराना पड़ा। 3 अंकों का गेम विनर शॉट, 50 अंकों का उच्च लक्ष्य। रेयोनन कोई साधारण टीम नहीं थी। उनके पास कानागावा के नंबर 1 ऑल अराउंड खिलाड़ी सैंडो हकीरा और कानागावा के 4 महान सेंटर्स में से एक ओजुमी जून थे। सैंडो हकीरा। बायू के मन में उस सुंदर चेहरे की छवि उभर आई जिस पर एक आलस भरी मुस्कान थी।
रेयोनन को कुचलने के लिए उन्हें सैंडो की लय को बिगाड़ना था, या उसे मुकाबला करने में असमर्थ बनाना था। उसने मुड़कर रुकावा कायदे की ओर देखा। वह युवक भावहीन बना रहा, मानो उसे किसी बात का कोई फर्क ही न पड़ता हो, लेकिन उसकी आंखों में वह शांत फिर भी शक्तिशाली प्रकाश अब छिपा नहीं रह सकता था। रुकावा और मुझे रेयोनन के लिए दो सबसे बड़ी मुसीबतें बनना होगा। अगर वे मुझ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अगर वे उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। ओजुमी के बारे में क्या? वह 202 सेंटीमीटर लंबा था, अकागी से थोड़ा लंबा, लेकिन शारीरिक बनावट और तकनीक के मामले में अकागी से थोड़ा कमतर था। जब तक अकागी पेंट को स्थिर कर लेता है तब तक शोहोकू को नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन उन्हें और भी स्पष्ट रूप से समझ आ गया, ये खेल केवल ताकत की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि लय, विवेक और मनोविज्ञान की लड़ाई थी। सैंडो, बायू ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, उसकी निगाहों में अभूतपूर्व शांति और तीक्ष्णता झलक रही थी। देखते हैं कि कानागावा का दिग्गज नंबर 1 खिलाड़ी वास्तव में कितना सक्षम है। और मैं तुम्हें और पूरे रेयोनन को एक नाम याद दिलाऊंगा, मैं हूं बायू। अध्याय 16। येजी ने आमंत्रण देने की पहल की। टीम के सदस्यों की बातचीत सुनकर अकागी ताकेनोरी ने अचानक अपना हाथ हिलाया और गहरी आवाज में बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप रहो तुम सब। जिम में तुरंत सन्नाटा छा गया। अकागी की पैनी निगाह पूरे कोर्ट पर घूमी, कुछ सेकंड के लिए बायू और रुकावा कायदे पर ठहर गई, फिर उसने बोलना शुरू किया। अगले सोमवार सुबह 8:30 बजे समय पर इकट्ठा हो जाए। इस बार हम अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ पूरी ताकत से उतरेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैदान पर गड़बड़ करे और शोहोकू को शर्मिंदा करे। उनके शब्द सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। वह रुका, फिर अचानक भीड़ में मौजूद लाल बालों वाले लड़के की ओर देखा। साकुरागी हानामिची, यहीं रुको। बाद में मैं तुम्हें रिबाउंडिंग और पिक एंड रोल तकनीकों का व्यक्तिगत प्रशिक्षण दूंगा। चूंकि साकुरागी इस पुस्तक का मुख्य पात्र नहीं है, इसलिए उसके कौशल में सुधार मूल कहानी की तुलना में अधिक तेजी से होगा। प्रिय पाठकों, कृपया इसे समझें। साकुरागी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर इतना उत्साहित हो गया मानो उसे बूस्टर शॉट दिया गया हो। रिबाउंडिंग, पिक एंड रोल, ये सब क्या हैं? हा, जैसा कि उम्मीद थी, इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने गोरिल्ला का ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया है। तुम किसे गोरिल्ला कह रहे हो? आह, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरा सिर, मेरा सिर। लातों और भूसे से भरी एक भागदौड़ के बीच सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। शोहोकू बास्केटबॉल टीम का दैनिक जीवन जीवंत और परिचित था। कुछ ही देर बाद सभी ने धीरे धीरे अपना सामान पैक किया और जिम से चले गए। केवल कुछ ही लोग उपकरण को व्यवस्थित करने के लिए वहीं रह गए। बायू ने कपड़े बदलने के बाद अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए येजी के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, आपने इस सप्ताह कड़ी मेहनत की है। येजी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बास्केटबॉल टीम में मदद कर पाना और आपको हर दिन देख पाना मुझे बहुत खुशी देता है। कल वीकेंड है, क्या आप फ्री हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं आपको खाना खिलाना चाहूँगा और फिर हम साथ में खरीदारी करने जा सकते हैं। येजी ने पलकें झपकाईं, उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। बायू ने अपना गला साफ किया, उसकी निगाहें थोड़ी सी इधर उधर घूमी। तो कल सुबह 10 बजे फुजिसावा स्टेशन के निकास द्वार पर मिलते हैं। ठीक है, वादा है टिल्डा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जिम से बाहर निकले। डूबते सूरज की हल्की रोशनी उनकी आकृतियों की लंबी परछाई बना रही थी। दूसरी ओर अयाको उपकरण कक्ष के दरवाजे पर एक गेंद पकड़े खड़ी थी और दूर से देख रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने बगल में खड़ी कोगुरे को आंख मारी। ओ टिल्डा, ये छोटा जोड़ा कितना प्यारा है ना? मुझे भी ऐसा ही सुंदर बॉयफ्रेंड चाहिए टिल्डा। कोगुरे ने बेबसी से अपने चश्मे को ऊपर की ओर धकेला। तुम्हारा लहजा, अगर मियागी ने वापस आने पर इसे सुना होता तो शायद वह बौखला जाता। अयाको ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बुदबुदाए, हम वैसे भी उसे जलन करने का कोई हक नहीं है टिल्डा। जिम के बाहर शाम का आसमान शांत हो रहा था और हवा में पहले से ही गर्मियों के अंत की हल्की सी आभा थी। शनिवार की सुबह मौसम साफ था और फुजिसावा स्ट्रीट की बिजली की तारों और शाखाओं से छनकर आती धूप किसी पेंटिंग की तरह बिखर रही थी, जिसमें गर्मियों की शुरुआत की अनूठी कोमल हवा समाई हुई थी। बायू अपने विला के वॉक इन क्लोजेट में लगे दर्पण के सामने खड़ा था और बड़ी सावधानी से अपने कॉलर और हेयर स्टाइल को ठीक कर रहा था। आज उसने स्कूल की वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि एक साफ सुथरी सफ़ेद कैजुअल शर्ट पहनी थी, जिसके साथ उसने गहरे नीले रंग की क्रॉप पैंट और ग्रे और सफ़ेद रंग के एथलेटिक जूते पहने थे। पहले से ही लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व वाले वह व्यक्ति इस पोशाक में और भी साफ सुथरे और तरोताज़ा दिख रहे थे।
लगभग सही है, उसने धीरे से कुछ कहा और अनजाने में उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। आज येजी के साथ अपनी मुलाकात के अलावा उन्होंने अपने लिए बास्केटबॉल के अच्छे जूते खरीदने की भी योजना बनाई थी। इतने लंबे समय तक खेलने और प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ने के बाद उनके पुराने जूते घिस गए थे और उन्हें बदलना निश्चित रूप से आवश्यक था। बाईयू ने अपना बटुआ और क्रेडिट कार्ड अपने कंधे के बैग में रखा, दरवाजा बंद किया और तेजी से फुजिसावा स्टेशन की ओर चल पड़ा। इस समय सूरज की रोशनी बिल्कुल अनुकूल थी, सड़क शांत थी और हल्की हवा चल रही थी। चलते चलते उसे पिछले कुछ दिनों में येजी के साथ बिताए छोटे छोटे पल याद आ गए और उसके होंठों पर फिर से मुस्कान आ गई। स्टेशन के निकास द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत उस परिचित आकृति को देख लिया। येजी भीड़ के बीच खड़ी थी, उसने ऑफ वाइट रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिसके ऊपर डेनिम जैकेट थी और सफ़ेद कैनवास के जूते थे। वह युवावस्था की जीवंतता से भरपूर थी, उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे और उसके प्यारे मुस्कुराते चेहरे का आधा हिस्सा उसकी बेसबॉल टोपी के नीचे से झांक रहा था। बाईयू कुन, उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए दौड़कर उसके पास आ गई। आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे देर होने का डर था। येजी ने अपनी जीप बाहर निकाली, फिर अपनी पीठ के पीछे से एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला और कहा, लो ये तुम्हारे लिए है। बाईयू थोड़ा हैरान हुआ। उसने डिब्बा उठाया और सावधानी से उसे खोला। अंदर एक काले और लाल रंग का स्पोर्ट्स रिस्टबैंड था जो छूने में मुलायम था और उसके किनारे पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ था। येजी बाईयू, इसे मैंने खुद सिला है, आपको पता है। येजी ने धीरे से कहा, मुझे इसमें कई दिन लगे और मैंने इसे खास तौर पर आपकी प्रमुख कलाई के लिए चुना। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई पंख हल्के से उसके दिल को छू रहा हो। बाईयू ने कलाई पर बंधी पट्टी पर नजर डाली और अपनी उंगलियों से उस पर लिखे छोटे छोटे शब्दों को धीरे से सहलाया। धन्यवाद येजी, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। येजी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, तो आज भी तुम्हें मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार करना होगा। आप क्या खाना चाहते हैं? मेरी तरफ से बिल। वास्तव में, येजी की आंखें तुरंत चमक उठीं, तो चलिए मिनटों मिराई में एंजल्स हिल चलते हैं। मैं पहले भी एक बार वहां से गुजरी थी और वहां का वातावरण सचमुच बहुत अच्छा है टिल्डा। बाईयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आपकी योजना का पालन करूंगा। लेकिन बाद में, मैं बास्केटबॉल के जूते भी खरीदना चाहता हूं। मैं आजकल इतनी मेहनत से अभ्यास कर रहा हूं कि जूतों के तलवे लगभग उखड़ने लगे हैं। तो फिर आपको इन्हें बदलना ही होगा। येजी ने आत्मविश्वास से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं बाद में इन्हें चुनने में आपकी मदद करूंगी। वे दोनों योकोहामा की ओर जाने वाली ट्राम में अगल बगल बैठे थे। गाड़ी में ज्यादा भीड़ नहीं थी और खिड़की से सूरज की रोशनी तिरछी दिशा में अंदर आ रही थी, जिससे उनकी आकृतियां हल्की हल्की परावर्तित हो रही थीं। येजी उत्साह से खिड़की से टिककर खड़ी थी और रास्ते के नज़ारों का वर्णन करते हुए बाईयू से स्कूल और बास्केटबॉल टीम की दिलचस्प बातों के बारे में बातचीत कर रही थी। उसके बगल के दृश्य को देखते हुए उसके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान को देखकर बाईयू को अचानक लगा कि इस सप्ताहांत धूप सुहावनी थी और हवा मधुर थी। लगभग 40 मिनट बाद दोनों मिनाटो मिराई शॉपिंग सेंटर पहुंचे। ये कानागावा प्रांत के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक है। पारदर्शी गुंबद के नीचे स्थित इस प्रांगण में सूरज की रोशनी भरपूर पड़ती है, फव्वारे का पानी चाप बनाते हुए गिरता है। यहाँ उच्च श्रेणी के ब्रांड्स की दुकानें लगी हैं, नियॉन विज्ञापन लगातार बदलते और चलते रहते हैं और पूरा स्थान आधुनिक और स्टाइलिश है। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। वह रेस्टोरेंट तीसरी मंजिल की छत पर है। येजी ने उत्साह से बाईयू का हाथ खींचा, उसके कदम हल्के थे। जैसे ही वे एट्रियम से गुजरे, गहनों की एक प्रदर्शनी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। येजी अचानक रुक गई, उसकी निगाहें कांच के डिब्बे पर टिक गईं। प्रदर्शनी के केंद्र में एक बेहद खूबसूरत दिल के आकार का हार था, जिसके बीच में एक छोटा पारदर्शी हीरा जड़ा हुआ था जो रोशनी में हल्की चमक के साथ जगमगा रहा था। ये बहुत सुंदर है, येजी ने धीरे से कहा। बाईयू ने भी झुककर देखा, ये वाकई प्रभावशाली था। हालांकि जब उन दोनों ने नीचे लगे 198,000 यान के मूल्य टैग पर नजर डाली तो वे स्तब्ध रह गए। हमें बस देखना चाहिए, येजी ने थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुराते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। हाँ, छी, इसके लिए पैसे बचाने के लिए तुम्हें ग्यूडॉन के कितने कटोरे छोड़ने पड़ेंगे? बाईयू ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, माहौल सहज और स्वाभाविक था। कुछ ही देर बाद वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। एंजल्स हिल रेस्टोरेंट एक हल्का फुल्का लग्जरी रेस्टोरेंट है जो जापानी फ्रेंच फ्यूजन व्यंजनों में विशेषज्ञता रखता है। शॉपिंग सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल की छत पर स्थित फर्श से छत तक फैली एक पूरी खिड़की से मिनाटो मिराई खाड़ी का नज़ारा दिखता था,
जिसमें दूर योकोहामा फेरिस व्हील धीरे धीरे घूम रहा था और आकाश सूर्यास्त की सुनहरी धूल से रंगा हुआ था। एक वेटर आगे आया, विनम्रतापूर्वक उन्हें खिड़की के पास वाली सीट पर ले गया और कुर्सियां खींच दीं। कृपया आप दोनों। वातावरण में गुलाब की हल्की खुशबू और पके हुए पनीर की महक फैली हुई थी। दीवारों पर कई जल रंग की पेंटिंग टंगी हुई थी और मेजों पर रखी छोटी मोमबत्तियां एक दूसरे की आंखों में प्रकाश और छाया को धुंधला कर रही थीं। बायू ने मेनू खोला और येजी झुककर अपनी ठुड्डी मेज पर टिका दी। चलो कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर कर लेते हैं, नहीं तो खरीदारी के बाद हम घूम फिर नहीं पाएंगे। आप जो भी कहते हैं। अंत में उन्होंने जापानी युजू पेपर चिकन कटलेट, जापानी स्टाइल मैंटाइको पास्ता, एक मिसो स्टू प्लेटर, 2 युजू सोडा और मिठाई के लिए एक स्ट्रॉबेरी क्रीम केक का ऑर्डर दिया। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र प्रॉब्लमैटिक एड रिपोर्ट इट हियर यू कैन डिसेबल पॉपअप एड्स बाय बिकमिंग ए कॉन्ट्रीब्यूटर बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर च 16/673 2.4% च 16/673 2.4% कॉन्टेंट्स। अध्याय 17 ये जूते आपके लिए हैं। वेटर के जाने के बाद खिड़की के बाहर बंदरगाह का नज़ारा पूरी तरह से दिखाई देने लगा। सुनहरे नारंगी रंग का समुद्र जगमगा रहा था और दूर स्थित फेरिस व्हील धीरे धीरे घूम रहा था, मानो समय ही आधी धड़कन धीमा हो गया हो। येजी ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक धीरे से बोली, आज बाई यूकुन के पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी टीवी ड्रामा का मुख्य अभिनेता हो। बायू ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा तो उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। तो आज तुम ही वो महिला नायिका हो जिसके साथ मैं हाथ थामना चाहता हूँ। येजी का छोटा सा चेहरा पल भर में लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो वह अभी भी नज़ारे को देख रही हो, हालांकि उसके कान के निचले हिस्से एक सुंदर लाल रंग से रंगे हुए थे। आपके शब्द बहुत प्यारे हैं, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक व्यंजन परोसे जाने लगे। बेहतरीन प्रस्तुति ने खिड़की के बाहर के दृश्य को और भी सुंदर बना दिया और भोजन की मेज का वातावरण एक कोमल चमक से घिरा हुआ प्रतीत हुआ। तभी बायू ने येजी द्वारा दी गई कलाई पट्टी को अपनी जेब से निकाला, उसे सावधानीपूर्वक अपनी बाईं कलाई पर पहनाया और उसे येजी को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। मैंने इसे पहले आधिकारिक तौर पर नहीं पहना था, अब मैं इसकी भरपाई कर रहा हूँ। येजी ने उसे येजी बायू लिखा हुआ कलाईबंद पहनते हुए देखा। उसकी निगाहें कोमल थीं और उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कान में बदल गए। बायू-कुन, क्या तुम हमेशा से इतने सौम्य स्वभाव के रहे हो? बायू कुछ देर रुकी और उसकी निर्मल आंखों में देखने लगी। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूँ। येजी की नाक में हल्की सी झुनझुनी हुई, लेकिन वह गर्मियों की शुरुआत में खिले एक कोमल और चमकदार फूल की तरह मुस्कुराए। जैसे जैसे ये शांत और सुखद क्षण आगे बढ़ता गया, बायू ने अचानक भौहें सिकुड़ीं और अपने पेट को छुआ। मुझे शौचालय जाना है, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, जल्दी जाओ। येजी ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा। वह वहां बैठी रही, अपने चेहरे को हाथ से सहारा दिए हुए, खिड़की से बाहर दूर तक देखती रही, फिर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और अपना सिर नीचे करके अपने बैग से एक छोटा सा बटुआ निकाला। उसे खोलने पर उसने देखा कि अंदर कई हजार येन के नोट करीने से रखे हुए थे। 23,000 येन, इस साल मैंने इतना ही भत्ता बचाया है। वह मन ही मन बुदबुदाए। बायू-कुन के लिए बास्केटबॉल के जूते खरीदने के लिए इतने पैसे काफ़ी होने चाहिए। जैसे ही वह ये सोच रही थी, बायू तेजी से वापस चली गई। येजी ने जल्दी से अपना बटुआ एक तरफ रख दिया, उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया था। आप वापस आ गए हैं? हाँ, सब ठीक है। दोनों खाते पीते और बातें करते रहे, उनकी हंसी लगातार जारी थी। जब उन्होंने अपनी मिठाई का लगभग सारा हिस्सा खा लिया, तो बायू ने बिल उठाया और भुगतान करते हुए लापरवाही भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो चलते हैं, मेरे साथ बास्केटबॉल के जूते चुनने चलो। दोनों रेस्तरां से निकले और शॉपिंग सेंटर के ऊपर जाने वाली एस्केलेटर पर सवार होकर चौथी मंजिल पर स्थित एक मल्टी ब्रांड स्पोर्ट्स स्टोर के सामने रुक गए। मिनाटो मिराई शॉपिंग सेंटर में स्थित किक्स फ्रंटियर नामक ये बास्केटबॉल शू स्पेशलिटी स्टोर एक प्रसिद्ध ट्रेंडी स्नीकर शॉप थी। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें खेल कूद से भरपूर माहौल था। दीवारों पर विभिन्न पीढ़ियों के क्लासिक स्नीकर्स लगे हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से एयर जॉर्डन सीरीज के स्नीकर्स थे और जूतों की दीवार सीढ़ीनुमा पैटर्न में अंदर की ओर फैली हुई थी। केंद्र में एक 3 तरफा डिस्प्ले केस था जिसमें विशेष रूप से इस सीजन के लिमिटेड एडिशन और हाई एंड सिग्नेचर मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। एक कोने में ट्राई ऑन और शूटिंग एक्सपीरियंस एरिया भी था, जो बास्केटबॉल संस्कृति के प्रति मालिक के जुनून को दर्शाता है। येजी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, जबकि बायू एक स्टोर सहायक से मदद मांगने ही वाली थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, बॉस,
क्या आप इन जॉर्डन जूतों की कीमत कम कर सकते हैं? मैं शियान बेई बास्केटबॉल टीम से हूँ। परिचित आवाज़ सुनाई दी। बायू रुकी, फिर आवाज़ का पीछा किया और रोशनी में लाल बालों वाला एक सिर बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सकुरागी हानामिची लाल और सफ़ेद रंग के एजे एक जूतों की एक जोड़ी के सामने उकड़ू बैठी थी और गंभीर भाव से मोलभाव कर रही थी। उसके बगल में बैठी हारुको ने भी अपनी बात रखी। बॉस, हम तो सिर्फ छात्र हैं, ये जूते तो बहुत महंगे हैं, क्या आप इन्हें थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो लगभग 50 साल का लग रहा था। उसकी छोटी सी मूंछें थीं और उसने रेट्रो जर्सी पहनी हुई थी। उसने बेबसी से कहा, ये लिमिटेड एडिशन एजे एक हैं और इनकी सिर्फ एक ही जोड़ी है। सबसे कम कीमत 15,000 येन है, मैं इन्हें इससे सस्ता नहीं कर सकता। हम इसे वहन नहीं कर सकते। हारुको के लहजे में थोड़ी सी विनती झलक रही थी, लेकिन साकुरागी ने अपनी छाती फुलाकर आत्मविश्वास से कहा, बॉस, आपको दूरगामी सोच रखनी चाहिए। मैं शोहोकू का भावी दिग्गज खिलाड़ी हूँ, बास्केटबॉल का धुरंधर। साकुरागी हानामिची, जब मैं मशहूर हो जाऊंगी तो ये जूते आपकी दुकान का खजाना होंगे। मालिक हंसी और आंसुओं के बीच उलझा हुआ था। ठीक है, तो आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं? सकुरागी मुस्कुराया, अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, उन्हें ध्यान से गिना और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए। 30 येन, बस यही मेरा भत्ता है। मालिक का दम घुटने लगा और उसने काउंटर को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह बेहोश होने वाला हो। नहीं, 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 क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तभी बायू और येजी वहां आ गईं। साकुरागी हानामिची, क्या तुम पहले से ही हारुको के साथ डेट पर हो? बायू ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। सकुरागी का चेहरा पल भर में लाल हो गया। डेट, ही। हारुको ने झट से अपना सिर हिलाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है बायू कुन, मैं बस उसके साथ बास्केटबॉल के जूते देखने आई हूँ। बायू मुस्कुराए, एजे एक की जोड़ी को देखा, फिर सकुरागी के अनिच्छुक चेहरे को देखा और फिर बॉस से कहा, बॉस, कृपया मेरे इन जूतों को लपेट दीजिए। मालिक हैरान रह गया, आप इन्हें खरीदना चाहते हैं? हाँ, मैं उसके लिए भुगतान कर दूंगा। बायू ने अपना बटुआ निकाला, एक क्रेडिट कार्ड निकाला और कहा, इससे भुगतान करो। रुको, 1 मिनट रुको। साकुरागी अचानक उठ खड़ी हुई और हैरानी से बोली, आप इन्हें मेरे लिए क्यों खरीद रहे हैं? बायू ने कंधे उचका दिए। हम टीम के साथी हैं, है ना? इसके अलावा मुझे लगता है कि आप में बहुत क्षमता है। हो सकता है कि आप एक दिन शोहोकू के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन जाएं, इसलिए इसे आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में शुरुआती निवेश समझें। वाह, तुम वाकई कमाल हो। विदेशी छात्र नहीं, शियाओ बाय, तुम उस गोरिल्ला से कहीं ज़्यादा समझदार हो। साकुरागी तुरंत अहंकारी हो गया। उसने बॉस की ओर मुड़कर चिल्लाकर कहा, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? जल्दी करो और इस जीनियस के बास्केटबॉल जूते पैक करो। मालिक ने जूते सौंपते हुए अचंभित होकर बुदबुदाया, ये सब क्या है? बायू ने पैक किए हुए जूते सकुरागी को सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खेलो, मेरे निवेश को व्यर्थ मत जाने दो। साकुरागी ने उन्हें विजयी भाव से लिया, अपनी छाती थपथपाई और चिल्लाते हुए कहा, हा। चिंता मत करो, ये जीनियस तुम्हें यकीनन बेहिसाब अमीर बना देगा। फिर हारुको ने धीरे से सकुरागी की बांह खींची और बायू की ओर विनम्रता से मुस्कुराए। धन्यवाद, बायू कुन। अब हम जा रहे हैं, हम आपकी डेट में खलल नहीं डालना चाहते। रुको, मैं अभी भी आसपास देखना चाहती हूँ। ओह, हारुको, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वे डेट पर हैं? तुम उनके रास्ते में आ रहे हो। आप सही कह रहे हैं। साकुरागी को दरवाजे से बाहर घसीटा गया, वह अभी भी बुदबुदा रही थी, शाओ बाई, बस तुम इंतजार करो और देखो मैं कैसे हावी होती हूँ। बायू दुकान के सामने खड़ा था, लाल बालों वाली आकृति को धीरे धीरे गायब होते हुए देख रहा था, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके बगल में बैठी येजी ने दबे स्वर में मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाकर बायू की ओर देखा और उसे चिढ़ाया। ओह, बायू कुन तो वाकई बहुत उदार है ना टिल्ड? बिल्कुल नहीं, सकुरागी मेरा टीममेट है, इसलिए उसकी मदद करना मेरे लिए सामान्य बात है। येजी ने पलकें झपकाईं, आधा कदम और करीब आए और जानबूझकर अपनी आवाज़ को नर्म किया। और मेरा क्या, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, तो क्या मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है? बायू ने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कितना लाभ चाहिए? पहले मुझे एक मिठाई खिलाओ, बाकी के बारे में मैं बाद में सोच लूँगा। सौदा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, माहौल सहज हो गया। जब साकुरागी और हारुको की आकृतियां पूरी तरह से गायब हो गईं, तभी बायू ने मुड़कर जूते की दुकान की पूरी दीवार पर लगे डिस्प्ले को देखा। अध्याय 18 बायू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
विभिन्न युगों के बास्केटबॉल जूते करीने से व्यवस्थित किए गए थे, जिनमें क्लासिक मॉडल से लेकर हाल ही में जारी किए गए मॉडल तक शामिल थे। प्रत्येक जोड़ी में इतिहास और डिज़ाइन की एक अनूठी झलक थी। अपने पिछले जीवन में वह इनमें से कुछ जूतों को केवल किसी स्नीकर संग्रहालय या संग्रह प्रदर्शनी में दूर से ही देख पाता था, लेकिन अब वे वास्तव में उसकी आंखों के सामने रखे हुए थे। मालिक, वह आगे बढ़ा और बोला, मैं शूटिंग गार्ड हूँ, मैं बहुत दौड़ता हूँ और कई बार पुल अप जंप शॉट लगाता हूँ। मैं ऐसे जूते खरीदना चाहता हूँ जो हल्के हों और जिनकी ग्रिप अच्छी हो। क्या आपके पास कोई सुझाव है? अधेड़ उम्र के बॉस ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, आप किस साइज के कपड़े पहनते हैं? 46। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है। मेरे पास यहाँ कुछ उपयुक्त जोड़े मौजूद हैं। मालिक मुड़ा और काउंटर के पीछे चला गया, कांच के डिस्प्ले केस के नीचे से 3 जूते के डिब्बे निकाले और उन्हें सावधानीपूर्वक मेज पर रख दिया। ये सभी जोड़ियां हाल ही में खूब बिक रही हैं। मालिक मुड़ा और काउंटर की ओर चला गया। उसने कुशलतापूर्वक कांच के डिस्प्ले केस के नीचे से 3 जूते के डिब्बे निकाले और उन्हें गंभीरता से डिस्प्ले टेबल पर रखते हुए प्रत्येक का परिचय दिया। नाइकी एयर जॉर्डन 7 बोर्डो का ये जोड़ा वही मॉडल है जिसे जॉर्डन ने बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में पहना था। यह आरामदायक फिट और भरपूर कुशनिंग प्रदान करता है, जो आप जैसे गार्ड के लिए एकदम सही है जो पार्श्व चालों और आक्रमण पर निर्भर करता है। ये कॉन्वर्स वेपन मिड है, जिसे मैजिक और बड पुराने जमाने में पहना करते थे। ये क्लासिक सफ़ेद और हरे रंग का कॉम्बिनेशन है, जो थोड़ा भारी लगता है लेकिन मजबूती से टिका रहता है। और अंत में, ये जूते एसिक्स जेल हुप V1 नियॉन कंट्री का एक घरेलू मॉडल। ये हल्के, हवादार और मजबूत ग्रिप वाले हैं। कई छात्र गार्ड इनका इस्तेमाल करते हैं। बायू ने हर जोड़ी को पहनकर देखा और उसे सभी आरामदायक लगीं। अंत में, वह दर्पण के सामने थोड़ी देर रुका, फिर येज़ी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, आप चुनिए, आपको जो भी जोड़ी पसंद आए, मैं वही खरीद लूँगा। येज़ी ने अपना सिर झुकाया, जूतों के तीनों जोड़े देखे और अंत में काले और भूरे रंग के AJ7 जूतों की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये वाला, ये सुंदर और स्थिर है, बिल्कुल आपकी तरह। जब आप अपनी जर्सी पहनकर खेलते हैं तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं। ठीक है, तो यह वाला है। इस जोड़ी की कीमत 20,000 येन है। मालिक ने सावधानीपूर्वक जूते का डिब्बा पैक किया और भुगतान के लिए कार्ड स्वाइप करने ही वाला था कि येज़ी ने अचानक अपने छोटे से बैग से करीने से तय किए हुए नोटों का एक बंडल निकाला और उसे सौंप दिया। मैं भुगतान करूंगा। बायू चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए हमेशा से बहुत अच्छे रहे हो। बायू ने देखा कि बटुआ पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा सा कस गया है और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अब इनकार नहीं किया। तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। धन्यवाद, येज़ी। येज़ी ने धीरे से सिर हिलाया, उसका चेहरा लाल हो गया था। सामान पैक करते समय बॉस खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ओह, आजकल के नौजवान सचमुच ईर्ष्या करने लायक हैं। एक ऐसी प्रेमिका जो बेहद खूबसूरत हो, बास्केटबॉल को समझती हो, दूसरों की परवाह करती हो और इतनी समझदार हो। उसे घर ले आने से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। येज़ी ने आह की आवाज़ निकाली और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं है जितना आप कह रहे हैं। बायू मुस्कुराया, नए पैक किए गए जूते उठाए, अपना दूसरा हाथ खाली किया और स्वाभाविक रूप से येज़ी का हाथ पकड़ लिया। जब वे मॉल से बाहर निकले तो कांच के गुंबद से सूरज की रोशनी छनकर उन दोनों पर पड़ रही थी। येज़ी ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, उसका चेहरा अब भी लाल था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में छिपी मुस्कान को छुपाया नहीं जा सका। शोनान तट, रात, लहरें धीरे धीरे रेत से टकरा रही थीं और चांदनी समुद्र पर फैल रही थी, जो बिखरी हुई चांदी की तरह चमक रही थी। बायू और येज़ी समुद्र की ओर मुख किए हुए बेंचों की एक कतार पर अगल बगल बैठे थे। रात की हल्की हवा धीरे धीरे बह रही थी, अपने साथ समुद्र का नमकीन स्वाद और हल्की ठंडक लेकर आ रही थी। येज़ी उसके कंधे से टिक गई, उसका छोटा सा शरीर एक शांत और सौम्य बिल्ली के बच्चे की तरह था, एकदम शांत और सुकून में। बायू उगते हुए चमकीले चांद को निहार रहा था और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने धीरे से ड्रैगन कंट्री की भाषा में एक पंक्ति दोहराई, समुद्र के ऊपर चमकीला चांद उगता है, हम पूरी दुनिया में इस पल को साझा करते हैं। येज़ी ने ऊपर की ओर देखा और उत्सुकता से उसे देखने लगी। बायू ने अपना सिर घुमाते हुए मुस्कुराते हुए समझाया, ये हमारे ड्रैगन देश की एक प्राचीन कविता है। इसका अर्थ यह है कि भले ही हम अलग अलग स्थानों पर हों, जब तक हम चंद्रमा को देखते रहेंगे, हमारे दिल एक ही क्षण में जुड़ सकते हैं। येज़ी कुछ देर के लिए रुक गई, मानो किसी बात से प्रभावित हुई हो, और धीरे से सहमति में गुनगुनाई, कितने सुंदर शब्द हैं, ड्रैगन देश की संस्कृति कितनी रोमांटिक है। बायू ने उसकी हल्की चमकती आंखों को देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए।
तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा रोमांटिक वाक्य सिखाऊंगा। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ड्रैगन देश की भाषा में इसे वो ए आई नी नी कहते हैं। येजी ने धीरे से इसे दोहराया, वो ए नी। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी और उसके उच्चारण में र की ध्वनि थोड़ी अस्पष्ट और लुढ़की हुई थी। बायू अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हा, आपके लहजे में जनरल की झलक साफ दिखती है। हम्फ। येजी का चेहरा लाल हो गया और उसने हल्के से उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझ पर मत हंसो। ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा। बायू ने स्नेहपूर्वक हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम इस तरह बहुत प्यारी लगती हो। ये जेड के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कस ली। समुद्र की हवा चली और उसके बाल बायू के गालों से छू गए, गुदगुदी भरे लेकिन इतने कोमल कि उसका दिल पिघल गया। अचानक बायू को कुछ याद आया और उसने चुपचाप अपनी जेब से एक छोटा नाजुक ब्रोकेट का डिब्बा निकाला। यहाँ आपके लिए। येजी थमसी गई, धीरे धीरे उसे लेते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसने डिब्बा खोला। यह एक बेहद खूबसूरत दिल के आकार का हीरे का हार था, जिसका पेंडेंट चांदनी में हल्की हल्की झिलमिला रहा था, ठीक वैसा ही हार जिसे उन्होंने उसी दिन पहले डिस्प्ले विंडो में देखा था। ये आपने कब किया? बायू ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था कि मैं रात के खाने से पहले वॉशरूम जा रही हूँ, लेकिन असल में मैं चुपके से इसे खरीदने चली गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ये पसंद है? येजी की आंखों में अचानक पानी भर आया और धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसने हार को कोमलता से पकड़ रखा था, मानो वह किसी अवर्णनीय भावना को थामे हुए हो। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उंगलियां कांप रही थीं। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने खुद को बायू की बाहों में झोंक दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी लेकिन अविश्वसनीय रूप से सच्ची थी। बायू कुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने यह बात ड्रैगन कंट्री की भाषा में कही। उसने प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अत्यंत सावधानी से किया, मानो अंततः साहपूर्वक उन शब्दों को बोल रही हो जिन्हें उसने इतने लंबे समय से अपने दिल में संजो रखा था। बायू ने उसे प्यार से कसकर गले लगा लिया। मैं भी। रात की हवा हल्की थी और चांदनी बरस रही थी, जिससे उन दोनों पर एक हल्की चांदी जैसी चमक छाई हुई थी। बायू ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी छाती से सटे उसके नन्हे से चेहरे को देखने लगा। हल्की रोशनी में उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं, उसकी नाक पर हल्का लाल रंग था और उसके होंठ धीरे से एक साथ दबे हुए थे, मानो अभी भी उसके हाल के शब्दों की गूंज बाकी हो। उसका हृदय अचानक पूरी तरह से नर्म हो गया। येजी। उसने फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया, उसकी आवाज़ रात की तरह कोमल थी। येजी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें अभी भी थोड़ी नम थीं, लेकिन पानी की तरह चमकदार थीं। बायू ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने अंगूठे से उसकी आंख के कोने से नमी को हल्के से पोंछ दिया। येजी उसे बिना हिले डुले देखती रही, मानो किसी भावना से पूरी तरह मोहित हो गई हो, यहाँ तक कि सांस लेना भी भूल गई हो। उनकी आंखें मिली। इस क्षण उनके दिल की धड़कनें एक साथ मिल गईं। बायू ने झुककर उसे चूमा। कोई झिझक नहीं, कोई शब्द नहीं, गहरी भावनाओं से उत्पन्न एक स्वाभाविक निकटता। येजी की आंखें थोड़ी खुली हुई थीं, मानो उसे उससे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मानो उसे लंबे समय से इसका पूर्वाभास हो रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी लंबी पलकें थोड़ी सी कांप उठीं और धीरे से हाथ बढ़ाकर उसकी कमर को गले लगा लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था, उसके अंदर केवल तीव्र गर्मी और उत्साह उमड़ रहा था। यह उसका पहला चुंबन था। सौम्य, गंभीर, फिर भी ज्वार की तरह उमड़ता हुआ। पहले तो ये बस एक हल्का सा स्पर्श था, जैसे कोई पंख छूकर निकल गया हो। जल्द ही उनका चुंबन भावुक हो गया, सभी दबी हुई भावनाएं और उत्तेजना रात में उमड़ पड़ीं। येजी का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी उंगलियां कस गईं, मानो उसका पूरा अस्तित्व उसकी बाहों में पिघल जाना चाहता हो। हवा स्वयं ही मीठी और गर्म प्रतीत होने लगी। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए। येजी उसके सीने से टिक गई, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी सांसें अभी भी थोड़ी अनियमित थीं, यहाँ तक कि उसके कान के निचले हिस्से भी एक प्यारी सी लाली से रंगे हुए थे। उसने ऊपर उसकी ओर देखा और थोड़ी झिझकते हुए शिकायत की, बायू कुन, तुम बहुत शरारती हो। बायू ने धीरे से हंसते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा। और आपको क्या ये पसंद आया? येजी ने कोमल आंखों से उसकी ओर देखा, उसकी आवाज़ हवा की तरह मधुर थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बायू ने उसे गले लगा लिया और कुछ नहीं बोली। इस समय रात की हल्की हवा उसके बालों को धीरे से हिला रही थी, दूर आकाश में चमकीला चांद लटका हुआ था और समुद्र शांत रूप से ज्वार भाटे के साथ बह रहा था। उस क्षण पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई। केवल समुद्र की हवा, उनकी धड़कनें और एक दूसरे का साथ ही शेष रह गया था।
अध्याय 19 एक और गोरिल्ला। सोमवार की सुबह, शोहोकू बास्केटबॉल जिम। सुबह की धूप ऊंची कांच की खिड़कियों से छनकर जिम के फर्श पर छनकर आ रही थी, जिससे सब कुछ गंभीर और अनुष्ठानिक प्रतीत हो रहा था। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। अकागी ताकेनोरी की दहाड़ के साथ ही पूरी टीम तेजी से कतार में खड़ी हो गई और माहौल तुरंत गंभीर हो गया। कोच अंजाई समय से पहले ही आ गए थे, एक तरफ खड़े होकर हाथ में रोस्टर पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। आज हम रेयोनन के खिलाफ एक आधिकारिक अभ्यास मैच खेलेंगे। उन्होंने धीमी आवाज में बात की, फिर भी उनकी बातों ने सबके दिलों में लड़ने का जज्बा जगा दिया। घबराओ मत, बस वैसे ही खेलो जैसे तुम आमतौर पर खेलते हो। अकागी अधिक स्पष्ट थे, उनकी निगाहें सभी पर घूम रही थीं और कुछ युवा खिलाड़ियों पर कुछ अतिरिक्त सेकंड के लिए ठहर रही थीं। मैं नहीं चाहता कि कोर्ट पर कोई गड़बड़ करे, समझे? समझा। अकागी ने एक बार फिर सकुरागी हानामिची की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या आप पिछले 2 दिनों में मेरे द्वारा सिखाए गए रिबाउंड और पिक एंड रोल का लगन से अभ्यास कर रहे हैं? हा 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 हा, इस जीनियस ने तो इसे अपने शरीर से ही याद कर लिया है। सकुरागी मुस्कुराया, अपने सिर के पीछे थपथपाया, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। तभी एयाको नए जर्सी के ढेर सारे बंडल लेकर अंदर आए। उसके पीछे येजी भी थी, जो उसकी मदद कर रही थी। अकागी सेनपाई, सभी के कद और वजन के अनुसार विशेष रूप से तैयार की गई जर्सियां आ गई हैं। पूरी टीम में तुरंत हलचल मच गई, खासकर प्रथम वर्ष के छात्रों में, जो नए खिलौनों से भरे बच्चों की तरह उत्साह से इकट्ठा हो गए। कोच अंजाई ने अपने हाथ में मौजूद खिलाड़ियों की सूची खोली और खिलाड़ियों के नाम पुकारने लगे। इस मैच के लिए शोहोकू खिलाड़ी इस प्रकार हैं: #4 अकागी ताकेनोरी, #5 कोगुरे किमिनोबु, #6 यासुदा यासुहारू, #8 शिओजाकी तेत्सुशी, #9 काकुडा सटोरू, #10 सकुरागी हनामिची, #11 रुकावा कायदे, #12 केंटारो इशी, #13 सातोशी सासाओका, #15 बाइयू, #16 टोकी कुवाता। जैसे ही प्रत्येक खिलाड़ी का नाम पुकारा गया, वे अपनी जर्सी लेने के लिए आगे आए। चेंजिंग रूम से बाहर आते हुए, जैसे ही उन्होंने पहली बार शोहोकू की आधिकारिक वर्दी पहनी, प्रथम वर्ष के सभी छात्रों की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। मैं अब आधिकारिक खिलाड़ी हूँ। आमतौर पर कम बोलने वाले सासाओका ने भी चुपके से दर्पण के सामने अपनी जर्सी को ठीक किया। केवल रुकवा कायदे ही उदासीन रहा। उसने अपने कपड़े बदले और फिर दीवार के सहारे झुककर, आंखें बंद करके आराम करने लगा, मानो वह हर चीज से बेखबर हो। हालांकि सकुरागी हानामिची बेहद खुश था, अपनी छाती पर बने दस्त को देखकर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था, और उसकी निगाहें चुपके से अपने पैरों में पहनी हुई एक जूतों की जोड़ी पर टिकी हुई थीं। हा 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 हा, इस जीनियस के एक्सक्लूसिव कॉम्बैट शूज शोहोकू टीम की लाल जर्सी के साथ इतने शानदार हैं कि क्या कहें। अयाको अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसे चिढ़ाने लगी। साकुरागी, अब तुम सचमुच एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह दिखने लगे हो। इसी बीच बाइयू, जिसने #15 की जर्सी पहनी हुई थी और साथ में परसों खरीदे गए #7 जूते पहने थे, आत्मविश्वास से खड़ा था और उसका पूरा व्यवहार बदल गया था। भीड़ में खड़े होकर वह कुछ नहीं बोले, लेकिन वह जिम में एक रोशनी की तरह थे, एक स्वाभाविक केंद्र बिंदु। अयाको की नज़र अचानक ठहर गई। उसने उसकी कलाई पर बंधी पट्टी को देखा। काले रंग पर लाल धारियां बनी हैं और किनारे पर कुछ शब्द कढ़ाई किए गए हैं। येजी बाइयू। ओह, आप दोनों तो काफ़ी रोमांटिक हैं। अयाको ने अपने बगल में बैठी येजी की ओर देखते हुए हंस दिया। येजी तुरंत शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी वर्दी को ठीक करने का नाटक किया, लेकिन उसके होठों के कोने अनजाने में हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। असेंबली पूरी हो गई। शियांगबेई बास्केटबॉल टीम ने पहली बार एक दुर्जय टीम का रूप प्रदर्शित किया, जिसमें 11 खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार थे और उनका जुझारू जज्बा चरम पर था। अकागी सबसे आगे खड़ा था। अचानक उसने अपनी मुट्ठी उठाई और चिल्लाया, शोहोकू, चलो चलें। हाँ, साकुरागी ने सबसे जोर से चिल्लाया। चीख पुकार एक समान और कान फाड़ देने वाली थी। और भीड़ के बिल्कुल पीछे येजी चुपचाप बाइयू का हाथ पकड़े हुए टीम के साथ जिम से बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद शोहोकू टीम को ले जा रही स्कूल बस धीरे धीरे रेयोनन हाई स्कूल के जिम क्षेत्र में पहुंची। जैसे ही बस का दरवाजा खुला, शोहोकू के सभी सदस्य क्रम से बस से उतर गए। उनके प्रकट होते ही आसपास के रेयोनन छात्र स्तब्ध रह गए। वाह, ये तो बहुत लंबे हैं। क्या ये शोहोकू के कप्तान अकागी ताकेनोरी हैं? क्या ये रुकावा कायदे हैं? हे भगवान, ये कितने सुंदर हैं। नंबर 15 की जर्सी पहने उस लड़के को देखो। वह कौन है? वह तो बिल्कुल रुकावा कायदे के बराबर है। लेकिन मुझे सैंडो सेनपाई सबसे ज़्यादा पसंद हैं। भीड़ के केंद्र में खड़े होकर शोहोकू के सदस्यों से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी।
अकागी प्रभावशाली थे, रुकावा शांत और मौन थे, बाईयू संयमित थे और साकुरागी आत्मविश्वास से भरी, ये प्रतिभाशाली मुस्कान लिए रहते थे जिससे वे जहां भी जाते थे सबका ध्यान आकर्षित करते थे। विशेष रूप से बाईयू अपनी -15 जर्सी में तीक्ष्ण नैन नक्श और लंबे सीधे कद के साथ एक आदर्श व्यक्ति की तरह ही प्रशंसकों को जल्दी आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि रेयोनन लड़कियां भी हैरानी जताए बिना नहीं रह सकीं। वो कौन है? नंबर 15 वाला। वो तो बहुत ही हैंडसम है। मैंने सुना है कि शोहोकू में इस साल बाईयू नाम की एक एक्सचेंज छात्रा आई है। इसके बारे में सोचना भी मत। क्या तुमने उसके बगल में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को नहीं देखा? इसी बीच जिम के प्रवेश द्वार पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तेजी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगा। कोच एंजाई, आप आ गए। वह कोई और नहीं बल्कि रेयोनन के मुख्य कोच ताओका मोइची थे। वह मुस्कुराते हुए कोच एंजाई से हाथ मिलाने के लिए गर्मजोशी से आगे बढ़े, उनकी आवाज़ में सम्मान झलक रहा था। रेयोनन में हम सभी सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम को इस आदान प्रदान के लिए लाए। शोहोकू खिलाड़ियों की यह पीढ़ी पिछली पीढ़ी से वाकई कहीं अधिक मजबूत है। उसकी निगाहें अकागी और रुकावा पर घूमी, फिर बाईयू पर टिकीं और अंत में साकुरागी पर आकर ठहर गईं। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आश्चर्य का भाव था। ये औसत ऊंचाई वाकई डरावनी है। कोच एंजाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये भावना दोनों तरफ से है। रेयोनन में भी आपके पास कई होनहार प्रतिभाएं हैं, सैंडो, इकेगामी और ओजुमी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी क्षण अकागी भी ताओका से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। ताओका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओजुमी का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि वह आपसे आगे निकल जाए, कैप्टन अकागी। अकागी ने जवाब दिया, कोच ताओका, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ओजुमी ही वह खिलाड़ी है जिसकी बराबरी करने के लिए मैं हमेशा से प्रयासरत रहा हूँ। ठीक उसी समय रेयोनन के छात्रों की निगाहों के बीच शोहोकू समूह व्यायामशाला में दाखिल हुआ। जिम की बत्तियां तेज थीं और रोशनी में लकड़ी का फर्श जगमगा रहा था। रेयोनन के खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे। पासिंग, शूटिंग और पोजिशनिंग की लय लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, जो साफ सुथरी और दमदार थी। सबसे आकर्षक आकृति निस्संदेह बास्केट के नीचे खड़ी लंबी आकृति थी। रेयोनन के सेंटर ओजुमी जून 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर लंबा, मजबूत कद काठी वाला, छोटे काले बाल, एक कठोर चेहरा और पहाड़ की तरह स्थिर आंखें। उसकी मांसल भुजाएं स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट थीं और उसके खुले हाथ एक जाल की तरह दिखते थे। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण होने लगा, अचानक एक कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी। वाह, एक और गोरिल्ला। क्या ये बंदरों का सरदार है? अरे, तुम सैंडो हो ना? मैं तुम्हें कुचल दूंगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। ओजुमी जून भी अचंभित रह गया और आवाज की दिशा में खाली निगाहों से देखने लगा। साकुरागी हानामिची अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी, प्रतिभाशाली भाव था। अकागी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत साकुरागी के सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार किया। चुप रहो, वो रेयोनन का कप्तान ओजुमी है। आहा, नहीं, मैंने देखा कि वह लंबा था, मुझे लगा। बेवकूफ, रुकावा काइडे ने भावहीनता से अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन ओजुमी को बुरा नहीं लगा। वह आगे बढ़ा, कोच एंजाई को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोच एंजाई, नमस्कार। अनजाई मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर ओजुमी मुड़ा और कोच ताओका के पास जाकर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, कोच, सैंडो अभी तक नहीं आया है। ताओका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी भौहें इतनी कसकर सिकुड़ गईं कि उनमें एक मक्खी भी फंस सकती थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, वो आदमी हमेशा ही इतना अविश्वसनीय होता है। मैंने उसे एक दिन पहले ही याद दिला दिया था। अध्याय 20। क्षमा करें, मुझे देर हो गई। इतना कहकर उसने अपना सिर घुमाया और दूर की ओर चिल्लाया, हिकोइची, जाओ कोच एंजाई के लिए एक कुर्सी ले आओ। समझ गया, आइडा, हिकोइची ने तीक्ष्णता से जवाब दिया, मुनी और दौड़ती हुई चली गई। रास्ते में अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह शोहोकू टीम की ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सकुरागी हानामिची सेनपाई, आप भी यहाँ हैं। जैसे ही सकुरागी ने सेनपाई शब्द सुना, उसे ऊर्जा का एक झटका लगा। उसने तुरंत अपनी पीठ सीधी की, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और दिल खोलकर हंसने लगा। बिल्कुल, अब जब ये जीनियस यहाँ है तो ये गेम तो पक्का है। मैं उस सैंडो का काम तमाम कर दूंगा। चुप रहो तुम। अकागी का चेहरा मिट्टी के बर्तन की तरह काला पड़ गया और उसने बेरहमी से अपने सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारा। गोरिल्ला, तुमने मुझे क्यों मारा? अगर तुमने एक और शब्द भी कहा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पूरे मैच के लिए बेंच पर बैठा दूंगा? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। बस देखते रहिए मैं कैसे हावी होता हूँ।
साकुरागी अभी भी बेपरवाही से इशारे कर रहा था, लेकिन बायू चुप रहा। इसके बजाय उसने चुपचाप सिस्टम की मूल्यांकन तकनीक को सक्रिय कर दिया। उनकी निगाहें रेयोनन के मुख्य केंद्र ओजुमी जून पर टिक गईं। डिंग, निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करें। नाम, ओजुमी जून। ऊंचाई 202 सेमी। वजन 94 किलोग्राम। वर्तमान क्षमता पैनल। आक्रामक विशेषताएं। नज़दीकी शॉट 78, मध्यम दूरी के शॉट 55, 3 पॉइंट शॉट 10 डंक 85 लेप 75। रक्षात्मक गुण। रिबाउंड 92, ब्लॉक 90, मुकाबला 87, चोरी 50। सामान्य विशेषताएं। ताकत 93, सहनशक्ति 88, गति 62, कूद 78, ड्रिबलिंग 58, पासिंग हैंडलिंग 60, हस्तक्षेप विरोधी क्षमता 82। कुल रेटिंग A क्लास। सिस्टम टिप्पणी। रेयोनन का कप्तान कनागावा के जुड़वां स्तंभों में से एक। जबरदस्त शारीरिक क्षमता से युक्त, आंतरिक रक्षा और रिबाउंडिंग में बेहद प्रभावशाली। कौशल और मानसिकता में अकागी से थोड़ा कमतर होते हुए भी उसके प्रभुत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। बायू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, रेयोनन के मुख्य खिलाड़ी से जैसी उम्मीद थी, उनकी शारीरिक क्षमताएं लगभग अकागी के बराबर हैं, खासकर उनकी रिबाउंडिंग और ब्लॉकिंग क्षमता, जो बिल्कुल एक आंतरिक अवरोधक के स्तर की हैं। हालांकि अकागी की स्थिर और सख्त शैली की तुलना में ओजुमी का भावनात्मक नियंत्रण स्पष्ट रूप से एक कदम पीछे है। वह आवेगी होने की प्रवृत्ति रखता है और उसका बचाव कभी कभी अत्यधिक आक्रामक हो सकता है। इसके अलावा उसकी गति और पासिंग हैंडलिंग कम है। उसके बड़े आकार के बावजूद उसकी टर्निंग स्पीड धीमी है। इसका मतलब यह है कि जब तक उसे पेंट एरिया से बाहर निकाला जाता है और स्विच करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तक वह एक बोझ बना रहेगा। जब बायू चुपचाप ओजुमी के आंकड़ों पर विचार कर रही थी, तभी जिम का दरवाजा चरमराते हुए खुला। सूर्य की एक किरण जिम में प्रवेश कर रही थी, जिससे प्रवेश द्वार पर खड़ी एक लंबी और पतली आकृति की परछाई बन रही थी। वह व्यक्ति 190 सेंटीमीटर लंबा था। उसकी बाहें नुकीली और आंखें संकरी थीं। उसके काले बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे और माथे पर बालों की एक लट स्वाभाविक रूप से गिर रही थी, जो एक आलसी लेकिन अनियंत्रित सुंदरता का अनुभव करा रही थी। उसने ढीली ढाली रेयोनन स्कूल जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी जिप खुली हुई थी। उसके नीचे हल्के भूरे रंग की एथलेटिक टी शर्ट और बास्केटबॉल शॉर्ट्स थे। बास्केटबॉल के जूतों का बैग लापरवाही से उसके कंधे पर टंगा हुआ था। उसका पूरा हावभाव सहज, अविश्वसनीय रूप से शांत और आकर्षक था। सैंडो हकीरा आखिरकार प्रकट हुए। उन्होंने हाथ हिलाया, जिससे उनकी जानी पहचानी मासूम मुस्कान झलक उठी। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। ताओका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह उसे डांटने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। सैंडो, क्या तुम फिर से ज्यादा सो गए? क्या तुम्हें याद भी है कि आज हमारा मैच है? सैंडो ने अपना सिर खुजाया। हे, माफ कीजिए कोच साहब, मैं कल रात मछली पकड़ने से बहुत देर से लौटा और जब मैंने आज सुबह आंखें खोलीं तो सूरज पहले ही इतना ऊपर आ चुका था। उसकी सच्ची भावना को देखकर ताओका गुस्से में होने के बावजूद अंततः बस एक गहरी सांस छोड़ गया। अभी आपके पास वार्म अप करने का समय नहीं है। जल्दी से कपड़े बदलें और खेलने के लिए तैयार हो जाएं। मैं यहाँ आते समय दौड़ा था, इसलिए मैं पहले से ही वार्म अप हो चुका हूँ। सैंडो ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए लॉकर रूम की ओर कदम बढ़ाया। जिम की रोशनी में उनकी आकृति विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। बायू उसे देखता रहा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। सिस्टम मूल्यांकन लक्ष्य सैंडो हकीरा। डिंग, निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करें। नाम, सैंडो हकीरा। ऊंचाई 190 सेमी। वजन 79 किलोग्राम। वर्तमान क्षमता पैनल। आक्रामक विशेषताएं। नज़दीकी शॉट 88, मध्यम दूरी के शॉट 90, 3 पॉइंट शॉट 72, डंक 85, लेप 87। रक्षात्मक गुण। रिबाउंड 78, ब्लॉक 65, मुकाबला 83, चोरी 85। सामान्य विशेषताएं। ताकत 76, सहनशक्ति 88, गति 86, कूद 82, ड्रिबलिंग 92, पासिंग हैंडलिंग 95, हस्तक्षेप विरोधी क्षमता 90। कुल रेटिंग S। सिस्टम की टिप्पणी। रेयोनन का S ऑलराउंड फॉरवर्ड का प्रतिनिधि। उसके पास असाधारण रूप से उच्च बास्केटबॉल बुद्धि और समन्वय है। वह एक दुर्लभ प्रकार का टैक्टिकल प्लेमेकर है। उसकी बॉल हैंडलिंग, कोर्ट विजन और संगठनात्मक कौशल सभी उत्कृष्ट हैं। लगभग कोई कमजोरी नहीं है। वह कई पोजीशन में ढल सकता है और कानागावा में उसे गार्ड करना सबसे मुश्किल खिलाड़ियों में से एक है। बायू ने सिस्टम पैनल को देखा, उसका दिल थोड़ा कांप गया। कानागावा के नंबर 1 खिलाड़ी से यही उम्मीद थी। इस तरह के सर्वांगीण आंकड़े उनके पिछले जीवन के राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी शीर्ष स्तर के होते।
सभी की उपस्थिति में दोनों टीमों के कोचों ने साइडलाइन पर संक्षिप्त रणनीतिक चर्चा की, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। दोनों टीमों द्वारा अपने शुरुआती लाइनअप की पुष्टि करने के बाद प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी मैदान में उतरे और एक विशेष संरचना में खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही एक रोमांचक माहौल बना दिया। इस समय रेओनन जिम के दर्शक दीर्घाएं उत्साही छात्रों से खचाखच भरी हुई थीं, जो जयकारे लगाते हुए बैनर लहरा रहे थे और लगातार चिल्ला रहे थे, वाह, ये शोहोकू का कैप्टन अकागी है। रुकावा कादे बहुत सुंदर है। शोहोकू का वो नंबर 15 कौन है? वो तो बहुत ही सुंदर है। आइडा हिकोइची ने रिकॉर्ड करने के लिए अपनी छोटी नोटबुक निकाली। कैप्टन अकागी, सकुरागी हनामिची और रुकावा कायदे के अलावा वह शोहोकू नंबर 15 भी बहुत सक्षम लगता है। इसी समय सकुरागी गैंग, रुकावा कायदे फैन क्लब, अकागी हारुको और अन्य लोग भी रेओनन व्यायामशाला में पहुंचे। रुकावा कायदे चीयरलीडिंग स्क्वाड की सभी सदस्य एक जैसी टी शर्ट पहने हुए एक साथ नारे लगा रही थीं, रुकावा रुकावा। हारुको और उसकी सबसे अच्छी दोस्त आगे की गैलरी में बैठी थीं, उनकी निगाहें बाईयू और रुकावा पर टिकी थीं, उनकी आंखें चमक रही थीं। मैदान के किनारे खड़े होकर कोच अंजाई ने विनम्रतापूर्वक खिलाड़ियों के नाम पुकारे। शोहोकू की शुरुआती टीम: नंबर 4 केंद्र, अकागी ताकेनोरी। नंबर 5 पावर फॉरवर्ड, कोगुरे किमिनोबू। नंबर 11 स्मॉल फॉरवर्ड, रुकावा कायदे। नंबर 15 शूटिंग गार्ड, बाईयू। नंबर 6 पॉइंट गार्ड, यासुदा यासुहारू। ये शब्द सुनते ही बेंच पर बैठे सभी लोग अचानक खुशी से झूम उठे। सकुरागी हानामिची अचानक कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और गुस्से से कोच अंजाई की ओर दौड़ा, यहाँ तक कि उसने कोच की ठुड्डी को भी अभद्र तरीके से रगड़ा। बूढ़े आदमी, क्या तुम कुछ भूल गए? इसमें मैं जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों नहीं है? अकागी के माथे पर एक नस फड़कने लगी और उसने गुस्से में आकर उसे घूंसा मार दिया। अरे बेवकूफ, शांत हो जाओ। तुमने मुझे क्यों मारा? कोच अंजाई ने मुस्कुराते हुए अपने चश्मे को ऊपर किया, उनकी आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी। साकुरागी, तुम शोहोकू के गुप्त हथियार हो, जानते हो ना? साकुरागी के चेहरे पर पहले दिख रहे गुस्से के भाव अचानक जम गए, उनका चेहरा पल भर में बदल गया और उनकी आंखें चमक उठीं। गुप्त हथियार? ही, तो मैं ही गुप्त हथियार हूँ। बूढ़े आदमी, तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। वह मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था और पहले से ही बहक रहा था। तो मैं ही हूँ वो छुपा हुआ हुनर। ही, ये जीनियस वाकई असाधारण है। पास ही खड़ी रुकावा कायदे ने ठंडे स्वर में कहा। बेवकूफ। इसी बीच रेओनन की शुरुआती प्लेइंग 11 की भी पुष्टि हो गई। नंबर 4 सेंटर, ओजुमी जून। नंबर 5 पावर फॉरवर्ड, इकेगामी रेयोजी। नंबर 7 स्मॉल फॉरवर्ड, सैंडो हकीरा। नंबर 6 शूटिंग गार्ड, हिरोकी कोसुगे। नंबर 8 पॉइंट गार्ड, ओकुसा टोमोयुकी। रेओनन खिलाड़ियों का प्रभाव भी कम प्रभावशाली नहीं था। ओजुमी एक अंधेरे टावर की तरह भुजाएं बांधकर मध्य स्थान पर खड़ा था। सैंडो एक हाथ कमर पर रखे, होठों पर मुस्कान लिए आलसी सा दिख रहा था, लेकिन उसकी चतुराई छिपी हुई थी। दोनों टीमें आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरीं और जैसे ही मैच का नतीजा स्क्रीन पर दिखाया गया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इस प्रकार शोहोकू बनाम रेओनन कानागावा का भाग्य का निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ।